ओके हाँ सर, आ गया। ओके सर, ठीक है। ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है, और आज इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक कंटिन्यूएशन टॉपिक ही करवाऊंगा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास से, दैट इज कॉम्पिटिटिव मार्केट। हाँ सर, मतलब मार्केट एंड कंपटीशन। ठीक है। सो मार्केट एंड कंपटीशन के अंदर जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए थे, डोंट वरी सर, समझ में आए। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बट हाँ, प्रीवियस लेक्चर जरूर थोड़ा सा देख लिया करें ताकि कवर अप हो जाए। लेकिन समझना क्या है सर? सर समझना ये है कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के हिसाब से जो मैंने एकदम बेसिक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो बेसिक्स जब मैंने करवाया था, मतलब मे बी लास्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर, उसमें आपको मैंने बताया था कि कितना तरह का मार्केट होता है ना। तो आज फिर से एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट, कि मार्केट कितना तरह का होता है कंपटीशन के हिसाब से। देखो, हम लोग मार्केट बोलते ही सबसे पहले हम लोग के मतलब आंखों के सामने जो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होता है ना सर। मतलब चाहे मतलब क्या बोले सर, मतलब जो हम लोग 2 आंखों से देखते हैं वो भी एक देखना होता है, और कुछ चीजें होते हैं जो आई से नहीं देखा जाता, ठीक है, दिमाग से देखा जाता है। जिसको हम लोग कभी कभी बचपन में ऐसे बोलते थे कि शिव जी का जो थर्ड आई होता है ना, जो लोग शिव भगवान देखे हो, है ना, शिव भगवान जी का जो मूर्ति होता है उसमें देखना एक थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है। सिंबॉलिक है, या ओरिजिनल भी हो सकता है, ठीक है, बहुत पुराना बात है। बट पॉइंट इज दैट कि ये थर्ड आई क्या है सर? ये थर्ड आई जो 2 आंखों से नहीं देखा जाता उसको देखने वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इट्स अ नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट, दैट इज वाई थर्ड आई। सो वट एवर, तो वही नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अभी, उस बात को ध्यान से समझना सर, कि मार्केट को कंपटीशन के हिसाब से एक्चुअली इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। नॉट कि लोकल मार्केट, ना कि नेशनल लेवल मार्केट, ना कि पाड़ा वाला मार्केट। पाड़ा समझते हो ना, मोहल्ला, हाँ, जो भी बोलो आप, ठीक है, ग्रामीण मार्केट, सिटी मार्केट, ठीक है, नॉट लाइक दैट बाजार कोलकाता, ठीक है, या एम बाजार, दैट इज ऑल्सो मार्केट सर, दैट इज ऑल्सो मार्केट। बट इकोनॉमिक्स मार्केट को इस तरह से नहीं देखता। इकोनॉमिक्स मार्केट को, इकोनॉमिक्स एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखता है ना। जैसे बात समझो सर, इकोनॉमिक्स का देखने का तरीका बड़ा सिंपल है ना। जैसे आपके घर में आप एक स्पेशल हो, है ना, इन योर फैमिली यू आर अ वेरी स्पेशल मेंबर। बट जब एक ओवरऑल सोसाइटी के नजर से देखा जाए, तो सोसाइटी हर एक को एक स्पेशल नाम से तो नहीं बोल सकता कि वो उसका बेटा है, किसका बेटी है, सोसाइटी को नहीं पता। तो सोसाइटी ऐसा बोलता है ना, वो लड़का, वो लड़की। हाँ सर, ऐसा ही बोलता है ना सोसाइटी। समाज कैसे बात करता है? हाँ, समाज ऐसा बोलता है, लड़का लड़की, ठीक है, छेले में, इस टाइप ना। तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स भी ना ऐसे स्पेसिफिक नाम से नहीं पुकारता, ठीक है, कि भाई देखो ये शॉपिंग मॉल वाला मार्केट हो गया, ये देखो मेरे बगल वाला सब्जी मार्केट हो गया, ठीक है, ये देखो ये मेरे घर के पीछे वाला जो वीकली मार्केट है वो हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप अपने हिसाब से बहुत कुछ बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए स्पेशल होगा। बट इकोनॉमिक्स इस तरह से नहीं होता, ठीक। जैसे घर वाले लोग अपने फैमिली मेंबर में मेरा बेटा, मेरा बेटी, हाँ, मेरा सोनू, मेरा मोनू, कितना सारा चीज बोलता है, हमारे बाबू। ठीक है, घर के लिए आप स्पेशल हो, बट समाज के लिए आप बाकी सबके तरह ही हो, है ना, बात को समझो। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इसका एक कंपटीशन वाइज मार्केट का नामकरण किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो कंपटीशन वाइज जब मार्केट का नामकरण किया, इसको 4 मेन कंपटीशन के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक जो मैंने लास्ट वीक डिटेल्स में बोला, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का A to Z करा दिया सर लास्ट वीक, बहुत डिटेल्स क्लास था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्या होता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। हाँ सर, याद होगा आप लोगों को, है ना, मतलब कोई भी दुकानदार उसमें बिजनेस करने के लिए आ सकते हैं। लाइक सब्जी मार्केट को आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, फिश मार्केट वाले को सोचो, है ना सर। फिर आप ग्रोसरीज वाले को सोच सकते हो। मतलब जिनका संख्या, मतलब जैसे जो सेलर का संख्या या नंबर ऑफ सेलर जिस मार्केट में बहुत ज्यादा होते हैं, और खरीदने वाले भी बहुत। इसका मेन कैरेक्टर यही था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। सर स्टोरी समझना सर, ठीक है। उसके बाद काफी गहराई में जाना है, ठीक है, डेप्थ में बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ।
इतना डेप्थ में कि तब आप ये सोचना मत कि सर ये स्टोरी जो मैं आपको पहले बोलता हूँ ना, ये स्टोरी में इसलिए नहीं बोलता कि आप बस ऐसे ही, हाँ सर तो अभी स्टोरी सुना रहे हैं, नहीं सर, ये एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। तो प्लीज स्टोरी को प्लीज थोड़ा सा आप लोग ना, ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ये आप लोगों को मैं एक ऑर्डर की तरह ही बोल रहा हूँ कि आप ये स्टोरी को ना हमेशा मतलब एक इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कहने वाला होता है, ठीक है। नहीं तो वही प्रॉब्लम है, बेसिक में गड़बड़, बस यही है। अब बात को सुनना, परफेक्ट कंपटीशन में मैं आपको क्या बोला सर, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, ठीक है, जैसे कि सब्जी मार्केट, फूल मार्केट, फल मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, वेराइटीज काइंड ऑफ, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में लास्ट वीक बताया। आज मैं आपको तीन और मार्केट है जिसके बारे में मैं आपको आज बात करूंगा। सर मार्केट का नाम बताओ। सर मोनोपोली, नाम सुना है आप लोगों ने? ये वर्ड मार्केट में बहुत लोग बात करता है कि भाई देखो मोनोपोली चालू कर दिया। हाँ सुना है सर आप लोग ये मोनोपोली वर्ड, मार्केट में यूज लोग करते हैं, घर पे भी कई कबार आप सुनोगे कि ये अच्छा थोड़ी है, ऐसे करके मोनोपोली करता है, दाम अपनी मर्जी से लगाता है, हाँ और कोई है नहीं, तो फिर पूरा फायदा उठाते हैं। सुना है कि नहीं सुना, प्लीज बोलिएगा सर। हाँ सर। है ना? तो हम लोग कई कबार ये भी देखते हैं सर, मोनोपोली वर्ड को हम लोग ना थोड़ा नेगेटिव वे में भी सोचते हैं। क्या लगता है, मोनोपोली अच्छा चीज है सर? मार्केट में अगर किसी का मोनोपोली आ जाए, ये मार्केट के लिए अच्छा होता है क्या? बोलो ना। मतलब अकेला एक बिजनेसमैन का ही चलेगा? मार्केट के लिए अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए जरूर अच्छा है, बट क्या मार्केट इस चीज को पसंद करता है? मार्केट मतलब नो सर। जो कस्टमर है सर, मार्केट इन द सेंस कस्टमर। थैंक यू सर। ठीक है, मार्केट को कभी भी ना पसंद नहीं है कि भाई किसी का मोनोपोली आ जाए। क्यों? अगर किसी का मोनोपोली होता है ना तो वो पर्टिकुलरली अपने मर्जी से बिजनेस को कंट्रोल कर लेता है पूरा। ये मोनोपोली बिजनेस का एक नॉर्मल कैरेक्टर है। लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि मार्केट में मोनोपोली नहीं होता? होता है सर। क्यों हो जाएगा? सर होता है सर, क्यों हो जाएगा का बात नहीं है, होता है। बहुत बड़ा देश है सर इंडिया, या फिर बहुत बड़ा वर्ल्ड है, इसमें स्पेशलिटी पाना इतना आसान नहीं होता। कुछ कुछ कंपनीज अपने आप में इतना इनोवेटिव होता है कि वो मोनोपोली मतलब एक्सपीरियंस करता है। हाँ हो सकता है कि लॉन्ग रन में उसका मोनोपोली और ना रहे, बट एक्सपीरियंस करता है सर। कभी कभी तो गवर्नमेंट भी मोनोपोली क्रिएट करता है, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग के थ्रू से। इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता है। जैसे कि मोनोपोली में एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ, बहुत बार आप लोगों को बोला मैंने, इंडियन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोपोली का एक एग्जांपल दो सर, जिसपे मार्केट एकदम फुल्ली कंट्रोल्ड है, मतलब और कोई नहीं। हाँ सर बोलो। रेलवे। रेलवे सर, थैंक यू, रेलवे। ठीक है, रेलवेज को आप बिल्कुल एकदम मोनोपोली है सर, इंडियन रेलवे, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना? तो गवर्नमेंट फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में इसको चलाता है। और इसमें अभी तक तो भारत में, भारत क्यों, वर्ल्ड का बड़े बड़े कंट्रीज को देख लो, इंडिया भी वर्ल्ड का बहुत बड़ा कंट्रीज में ही एक है, और भी बाकी कंट्रीज को देख लो, रेलवे, शिपिंग, शिपिंग समझते हो ना, ये जो मार्चेंट शिपिंग या फिर नेवी, ठीक है, एयरक्राफ्ट, या फिर मतलब जो डिफेंस एयरलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है डिफेंस में, ठीक है, मतलब जो वार सिचुएशंस में देश के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये सब चीज में आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं नजर आएगा, ये गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में ही कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एंटिटी या कंपनी चलाता होगा। लेकिन इसके अलावा नॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट में, मतलब जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग नहीं है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी मोनोपोली है, ऐसा कोई एग्जांपल? नॉट जस्ट इन इंडिया, अब पूरा वर्ल्ड वाइड आपके सामने खुला किताब है सर। एक नाम बताओ, मार्केट में मोनोपोली है, ये सर बोलो जल्दी, वही तो बताओ। ये रेलवे वगैरह को छोड़ के, और नॉर्मल कोई गवर्नमेंट कंट्रोलिंग नहीं है उसमें, इंडिविजुअली वो मोनोपोली अचीव किया है। बहुत सारा एग्जांपल है, और आप लोग जानते हो, यूज भी करते हो, हर मिनट में यूज करते हो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। कौन सा कंपनी सर? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो सकता है सर, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को मैं इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल में ही बात करूं तो वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो दो ही है, ठीक है, एक आपका सीएसी जो कलकत्ता में करता है,
कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, और पूरा वेस्ट बंगाल में एक ही कंपनी करता है, दैट इज WBACDCL, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेरी गुड सर, ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। इसमें CESC बेसिकली गवर्नमेंट से परमिशन लेके मेनली कोलकाता रीजन में सप्लाई करता है, बट हाँ एक तरह का मोनोपोली है, एक तरह का मोनोपोली है। और एग्जाम्पल सर कुछ और फेमस बताओ, आप लोग जानते हो ऐसा। सर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, वेरी गुड सर, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का बिल्कुल मोनोपोली है सर, बिल्कुल मोनोपोली है। मतलब स्पेशली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉर्मल कंप्यूटर का बात जब भी होता है उस पर माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल आएगा। गूगल सर्च इंजन का नाम जब भी लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ भी सर्च करना हो हम लोग गूगल में जाते हैं, इसमें गूगल अपना मोनोपोली अचीव किया है, नो डाउट सर। ठीक है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट का जब भी हम लोग बात करते हैं फेसबुक, अब कोई बोलेगा सर नहीं व्हाट्सएप इज ऑल्सो देयर, इंस्टाग्राम इज ऑल्सो देयर। सर सब कुछ ठीक है बट सारा का सारा कंपनी को फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, समझ रहे हैं सर। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये लोग पहले अलग 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 एंटिटी हुआ करता था, बट अभी सारे के सारे एंटिटी, इसलिए देखना अभी फेसबुक का भी नाम बदल गया ना सर। फेसबुक का नाम क्या है अभी, फेसबुक का कंपनी का नाम बदल गया है, क्या नाम है सर फेसबुक का? हाँ मेटा। हाँ वेरी गुड सर, थैंक यू, आप लोग ये सब मेरे से ज्यादा जानते हो। तो अभी फेसबुक अपना नाम बदल लिया, मतलब जो उसका ऑपरेटिव नेम है उसको बदल दिया, वो मेटा नाम से ऑपरेट करता है। और मेटा के अंदर में फेसबुक भी एक ब्रांड है, व्हाट्सएप एक ब्रांड है, इंस्टाग्राम भी एक ब्रांड है ना, और भी है, बस ये 3 मेन है सर, वन ऑफ दी। ट्विटर का मोनोपोली है, बिल्कुल मोनोपोली है, ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग है बट उसका तरीका अलग है। रिसेंटली ट्विटर को किसी ने खरीद लिया, कौन? इलॉन मास्क। इलॉन मस्क। कितने में खरीदा सर? सर वो आइडिया नहीं है। सर ऑलमोस्ट $40 बिलियन में खरीदा है, आई थिंक अप्रॉक्स। किसी के पास एग्जैक्ट रिपोर्ट हो तो बता सकते हैं। इलॉन मस्क ने खरीद लिया सर ट्विटर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मोनोपोली अचीव होता है, ऐसा नहीं कि मोनोपोली भले ही आप चाहो ना चाहो, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। सर और भी दो तरह का मार्केट में कंपटीशन चलता है, एक होता है मोनोपोलिस्टिक और एक होता है ऑलिगोपोली। ठीक है, अब मैं मोनोपोली में बात करूंगा डिटेल्स में, बट फिर भी एक बार आपके साथ में मोनोपोलिस्टिक और ऑलिगोपोली के बारे में 2 मिनट बात करना चाहूंगा। कोई मुझे मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल दे सकते हो? मोनोपोलिस्टिक, नॉट मोनोपोली, ना ही परफेक्ट कंपटीशन, ना ही ऑलिगोपोली, मैंने पूछा मोनोपोलिस्टिक। एनीवन, ट्राई करो सर। सर मैगी। आई मैगी, मैगी नूडल्स मार्केट में बात कर रहे हो? नूडल्स मार्केट सर मैगी। मैगी ये ऑलिगोपोली में आ जाएगा सर। ऑलिगोपोली का कॉन्सेप्ट क्या है? वेरी फ्यू सेलर, है ना, वेरी फ्यू सेलर, वेरी फ्यू सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर। ऑलिगोपोली में आप मैगी येपी को चूज कर सकते हो बिकॉज नॉट मच, है ना, कितना होगा। मैगी है बिग ब्रांड में, नेस्ले का। मैगी किसका आता है सर? नेस्ले का आता है। येपी ITC का ब्रांड है। नॉर एक है सर, आई थिंक HUL का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मोस्ट प्रोबेबली। और क्या बिग ब्रांड में आता है? मतलब नूडल्स मार्केट का जो ब्रांडेड नूडल्स मार्केट है, ठीक है, इंडिया में नॉन ब्रांडेड नूडल्स मार्केट है सर, बट मैं नॉन ब्रांडेड को यहाँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ। ब्रांडेड नूडल्स मार्केट में 3-4 बड़ा नाम है सर जो मार्केट में हम लोग पैकेट देखते हैं। बिस्किट्स में भी ब्रिटानिया, बिस्फार्म, है ना, प्रिया मारी, अनमोल मारी, 4-5 ही है। तो ये लोग ऑलिगोपोली सेगमेंट में आता है। और ये जो आप लोग जो बिस्किट्स, मैगी ये सब जो बात कर रहे हो ना सर, ये बेसिकली FMCG के अंदर आता है। क्या क्या नाम है इसका? सुनो सर, ध्यान से समझो। FMCG बोलते हैं इसको, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। सब पैकेज प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर तुम बिस्किट डाल के पैकेज करके बेचता है, तेल को पैकेज करके बेचता है, शैम्पू को पैकेज करके बेचता है। ठीक है, इसको बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जब भी आप कोई शॉपिंग मॉल में विजिट करते हो, तो शॉपिंग मॉल के अंदर ना आपको ऐसे बड़े बड़े अलग अलग कंपनीज दिखता है। तो लेकिन अगर आप इसको ब्रांड, तो आपको बहुत दिख जाएगा, मतलब अलग अलग आपको ब्रांड नेम, जैसे मानो आपको सर्फ एक्सेल भी दिखेगा, व्हील भी दिखेगा, रीन भी दिखेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इतना सारा ब्रांड, मतलब जो प्रोडक्ट आपके सामने दिखता है ना, ये हार्डली 3-4 कंपनीज कंट्रोल करता है। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा ना, अब आगे से चेक कीजिएगा। 90% मार्केट शेयर जब भी आप कोई शॉपिंग मॉल में, स्पेशली
वो ग्रोसरी सेगमेंट या स्टेशनरी सेगमेंट में विजिट करोगे, आपको 4-5 ब्रांड ही एक्चुअल में दिखेगा। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम पहले आना चाहिए था, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी, ठीक है, पीएनजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये 3 नाम हो गया। और एक नाम भी आएगा, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि न्यू एंट्रेंस है, ये भी एक बड़ा नाम है सर। तो ये 3-4 प्लेयर मिलके ना पूरा शॉपिंग मॉल को चलाता है, पूरा शॉपिंग मॉल को चलाता है। सो बेसिकली ये ओलिगोपॉली मार्केट है। लेकिन मैं आपको ओलिगोपॉली नहीं पूछा अभी, मैं आपको पूछा मोनोपोलिस्टिक। सर एग्जाम में आपको थोड़ा सजेशन देता हूँ, मोनोपोलिस्टिक कैसा होता है, इसमें ना लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, बट नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मतलब नॉट लाइक सब्जी वाले, नॉट लाइक फिश वाले, नॉट लाइक फ्रूट्स वाले, नॉट लाइक फ्लावर वाले। मतलब इसमें क्या होता है ना मोनोपोलिस्टिक में, ध्यान से सुनना सर, मैं ओलिगोपॉली में 2 मिनट बाद बात करता हूँ। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का जो कैरेक्टर होता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर तो है ही, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ बायर है ना, परफेक्ट कंपटीशन की तरह बहुत सारा नहीं है, लेकिन सभी के पास ना एक मार्केट परसेंटेज होता है, सभी के पास थोड़ा 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 थोड़ा। एग्जाम्पल স্যার একটা এক্সাম্পল দিলে একটু মানে হিন্ট এসে পড়বে। हाँ बोल बोल। স্যার একটা এক্সাম্পল তুমি যদি দাও তাহলে হিন্টটা এসে পড়বে। सर सोप। सोप, साबुन सर मार्केट, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, सर मैकडोनल्ड ओलिगोपोली मिल जाएगा। मतलब ऐसे ब्रांड का नाम लोगे ना तो हमेशा वो ओलिगोपोली या उधर ही नॉर्मली चला जाएगा। सोप जैसे कि एग्जांपल में बताया, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा। अगर मैं सोप को लूं तो सोप एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि साबुन जो मार्केट में मिलता है सर, आप एक चीज गौर कीजिएगा, इसमें ना 1-2 प्लेयर नहीं, बहुत सारा साबुन है। मतलब कम से कम मार्केट में एक दुकानदार के पास जाओगे तो आपको कम से कम 10-12-15 टाइप का साबुन दिखा देगा। और अगर एक दुकान में नहीं, आप, हाँ उसके अंदर भी कुछ ब्रांड है, आई नो दैट, जैसे कि लक्स वो HUL का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, देयर मे बी डिटॉल, देयर मे बी मार्गो, आई नो दैट, बट फिर भी आपको लोकल साबुन का भी ब्रांड नजर आएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल हो सकता है सर, बेकरी, लोकल बेकरी सर, ठीक है, नो डोंट टेक बिस्क फार्म, डोंट टेक ब्रिटानिया, लोकल बेकरी कितना सारा कंपनी हो सकता है। आप सोचो, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उसके आसपास में कम से कम 4-5 बेकरी एक छोटा सा पाड़ा में होता है। मैं जिस टाउन से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो नेटिव है सर, वो एक छोटा सा टाउन है, 3 किलोमीटर का एक छोटा सा टाउनशिप है, मतलब इट्स अ लाइक अ विलेज, मैं तो विलेज ही मानता, बट फिर भी क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा टाउनशिप टाइप का, मतलब ज्यादातर सर्विस वाले लोग रहते हैं, एग्रीकल्चरल लोग थोड़ा कम है एग्रीकल्चर थोड़ा साइड में है। तो वहां पर 3 किलोमीटर में 3 बेकरी है, 3 बेकरी, कितना लोग होगा, हार्डली 10,000, हार्डली, अभी ज्यादा करके बोला मैंने। अगर ऐसा 10,000 वाले पॉपुलेशन जो मेरा नेटिव है, जहाँ माँ पापा रहते हैं, अगर वहां पर अगर 3 बेकरी हो सकता है, तो जस्ट इमेजिन कि जहां पर लाखों के तादाद में लोग रहते हैं वहां पर कितना बेकरी हो सकता है। क्या एक ही बेकरी का प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है? नहीं सर, बहुत सारे बेकरी हो सकता है। आप समझ पा रहे हो ना सर मेरा बात। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट है जिसमें जैसे साबुन हो गया, बेकरी बिस्किट टाइप का चीजें हो गया, जैसे मानो लड़की लोगों का एक मार्केट मुझे याद सर आया। टूथपेस्ट भी तो हो सकता है। हाँ टूथपेस्ट ले सकते हैं, बट टूथपेस्ट लोग नॉर्मली सर देखना, टूथपेस्ट लोग ब्रांडेड देते हैं। तो देखना एक चीज गौर करके, हम बिस्किट्स के केस में कुकीज के केस में नॉन ब्रांडेड ले लेंगे सर, ठीक है, लेकिन टूथपेस्ट तुम जब भी मार्केट में जाओगे तुम या तो पेप्सोडेंट मांगोगे, या तो तुम कोलगेट बोलोगे, है ना, या तो सबसे ज्यादा कोलगेट का नाम आता है, पतंजलि का, है ना, ये आ सकता है, बट आप वेरी फ्यू नाम ही यूज करोगे दुकान में जाके, ये तो तय होता है सर, है ना सर, टूथपेस्ट স্যার को। हाँ बोलो सर। স্যার জালি হবে না সাবানের সাথে যে জালিটা থাকে? हाँ 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 बिल्कुल हो सकता है उसमें, लेकिन हाँ ठीक है चलो चलेगा चलेगा। अब थोड़ा सा मतलब इस तरह, मतलब छोटा सा मत सोचो, जस्ट एक लेवल में सोचो, जैसे रेस्टोरेंट्स, ये थोड़ा हटके है ना सर, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अब देखो एक एरिया में जितना रेस्टोरेंट्स होगा, हर कोई तो रेस्टोरेंट नहीं चलाता है ना सर। अगर मानो एक एरिया में 1 लाख लोग हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, कितना रेस्टोरेंट हो सकता है वहां पर?
जोर से जोर 10, 15, 20। हाँ सर। तो रेस्टोरेंट सर्विस ग्रोसरी स्टोर्स? नहीं, ग्रोसरी स्टोर परफेक्ट कंपटीशन है सर, बहुत सारे मिल जाएगा आपको, बहुत सारे, गली गली में मिलता है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज परफेक्ट कंपटीशन के लिए बेहतर फिट होता है, लेकिन रेस्टोरेंट आपको गली गली में नजर नहीं आएगा। हाँ सर, रेस्टोरेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग रेस्तोरा या फिर रेस्टोरेंट जो भी बोलो आप, ठीक है। ये मोनोपोलिस्टिक में फिट हो सकता है। आई होप आइडिया क्लियर हो रहा है सर। मतलब जिसमें सभी के लिए ना एक लार्ज अमाउंट ऑफ जगह होता है। जैसे आज ही मॉर्निंग में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, ये बंगाली में कचौड़ी खाने का बड़ा, सुबह सुबह, स्पेशली कोलकाता, द पीपल फ्रॉम कोलकाता, यहाँ का जो कल्चर है, सुबह सुबह कचौड़ी बिकता है सर, और कुछ मिलेगा नहीं आपको। वैसे दूसरे स्टेट्स में, राजस्थान हो, गुजरात हो, साउथ इंडियंस हो, वहां पर आपको और भी डिफरेंट काइंड ऑफ पोहा, कचौड़ी भी वहां पर भी मिलता है। बट बंगाल में आपको ज्यादातर जगह में पोहा तो ये सब मिलता नहीं है, चूड़ा पोहा ये सब सुबह सुबह नाश्ते पे तो नहीं मिलेगा, और कचौड़ी है। तो मेरे घर के बगल में एक कचौड़ी का दुकान है, तो लास्ट 8-10 दिन से बंद था, तो मैं भी कभी कभी लाता हूँ सर। तो मैं बगल वाले एक दुकानदार को बोल रहा था कि दादा इसका दुकान इतने दिन बंद क्यों था। जस्ट मैंने ऐसे ही पूछा उसको, तो बोला कि वो अपना नेटिव गया था। तो फिर वो मेरे को बोल रहा है कि देखो ये इसका दुकान बंद था, खुलते ही लोग लाइन लगा दिया, कचौड़ी का दाम 5 टका था, 5 टका से 7 टका कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं कम होता है। अब फिर मैं बोला क्यों क्यों, क्या रीजन क्या है, बहुत टेस्टी है क्या। बोले कहाँ टेस्टी है, नॉर्मल है। तो फिर मैं बोला क्या प्रॉब्लम क्या है, बोले, सोचो क्या, क्यों क्यों इसका दुकान में इतना डिमांड है। सर इसका डिमांड इसलिए है क्योंकि आसपास में और कोई दुकान ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको सुबह सुबह रेगुलरली नाश्ता मिले, ठीक है। और ये एक कॉन्सेप्ट था, तो ये एक मोनोपोलिस्टिक अप्रोच था सर। मतलब उसमें हल्का सा आपका परसेंटेज रहेगा, हल्का सा आपका परसेंटेज रहेगा नॉर्मल मार्केट से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की तरह है, बट मतलब आप हल्का एक मार्केट में एक लीडरशिप आपका रहेगा मार्केट के अंदर, भाई इसका कचौड़ी दुकान बहुत चलता है, इसका स्वीट शॉप बहुत चलता है। हाँ, स्वीट शॉप को भी आप मोनोपोलिस्टिक में ले सकते हो। मिठाई का दुकान, आपको हर अली गली में मिठाई दुकान नहीं दिखेगा। कम से कम एक एरिया में मैक्स टू मैक्स, अगर मैं एक 10-20 थाउजेंड का पॉपुलेशन का एक छोटा सा कॉलोनी को लूँ, तो हार्डली आपको 3-4 मिठाई दुकान दिखेगा, है ना। तो इट्स लाइक दैट कि ये इस तरह से आप सोच सकते हो, मतलब मोनोपोलिस्टिक जिसमें एक लार्ज शेयर उनको होता है मार्केट के अंदर, जिसमें कंपटीशन है बिल्कुल। मतलब इसका इसका जो नेचर होता है ना मोनोपोलिस्टिक का, ये परफेक्ट कंपटीशन का नेचर के साथ हल्का सा मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर एक मोनोपोली आता है कि भाई मार्केट में मैं लीडर बनी है, इस मार्केट में मेरा ही प्रोडक्ट बिकता है। मतलब कोई भी एक लोकल मार्केट ले लो, अगर मैं कोलकाता में बात करूं, से फॉर एग्जांपल दमदम मार्केट, से फॉर एग्जांपल केस्टोपुर मार्केट, से फॉर एग्जांपल उल्टाडागा मार्केट, से फॉर एग्जांपल न्यू टाउन मार्केट, से फॉर एग्जांपल सॉल्ट लेक मार्केट, ठीक है। कि भाई उसके अंदर भी सॉल्ट लेक एक बहुत बड़ा एरिया है, न्यू टाउन का भी एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर किसी एक ब्लॉक में किसी एक का बिजनेस बहुत चलता है, किसी एक का प्रोडक्ट बहुत बिकता है। तो इट्स लाइक अ मोनोपोलिस्टिक अप्रोच वाला बिजनेस। नेचर समझो, नेचर, ठीक है। समझ में आ रहा है सर। ऑलिगोपॉली का एग्जांपल दे देते हैं कुछ, ठीक है, उसके बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बात करना है। ऑलिगोपॉली का एग्जांपल कैसे होगा सर। ऑलिगोपॉली में कार, 4 चक्का, है ना। इंडिया में जैसे हार्डली, अगर फॉरेन कंपनी को मैं छोड़ दूं तो इंडिया में 4-5 ही कंपनी है जो गाड़ी बनाते हैं। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, उसमें भी वो लोग फॉरेन है बट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है इनका, ठीक है। फोर्ड मोटर था इंडिया में, चला गया रिसेंटली, इसका प्लांट बंद हो गया। मतलब बंद मतलब वो छोड़ के जा रहा है, उनका लग रहा है कि भाई वो मारुति जैसा गाड़ी नहीं बना सकता, क्योंकि इंडिया थोड़ा सस्ता मार्केट है ना, मिडिल क्लास लोगों का जगह है यहाँ पर, मतलब ज्यादा हाई फाई मार्केट बनाना मुश्किल होता है, तो फोर्ड को थोड़ा दिक्कत है। तो मे बी आई होप यू अंडरस्टैंड कि कार मार्केट जो है ये ओलिगोपॉली है सर। मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज है ना, 3-4 ही नाम आता है, ये भी ओलिगोपॉली का एग्जांपल में आ जाएगा। मतलब वेरी फ्यू सेलर्स, ओलिगोपॉली में वेरी फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और बायर्स, जो भी बोलो आप। सर कंपटीशन समझ में आ रहा है ना। अब चलो मोनोपॉली को डिटेल्स में समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का क्लास जो लोग कंप्लीट कर रही है लास्ट वीक, उसमें मैंने परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली चर्चा क्या हो रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में बंदा दाम कैसे रेडी करता है। मैंने आपको पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल दिया था, सब्जी वाले आलू बेचता है, तो आलू का दाम
कैसे तय होता है, मतलब हाउ दे डिटरमाइन द पोटैटो प्राइस। ठीक है, क्या मन मर्जी बेच सकता है? नहीं। जो आलू वाला आलू बेचता है ना, उसको मार्केट के हिसाब से दाम लेना पड़ता है, वो अपना मर्जी नहीं यूज कर सकता। हाँ, 1-2 टका का बात अलग है। 1-2 रुपीज इज डिफरेंट थिंग। मतलब 30 रुपीज का अगर पोटैटो चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो 30 की जगह 50 रुपीज चार्ज कर देगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बायर और सेलर को बड़ा अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने काफी डिटेल्स चर्चा किया था। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। परफेक्ट कंपटीशन में और बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो अप्रोच हम लोग अभी चल रहा है सर, उसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, मतलब कौन से मार्केट में मोनोपोली में दाम कैसे डिसाइड किया जाता है, ऑलिगोपोली में दाम कैसे डिसाइड किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में दाम कैसे डिसाइड किया जाता है, एंड मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट का प्राइस या सर्विस का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। सर वो तो हो गया प्राइस। तो आउटपुट क्या होता है सर? आउटपुट का मतलब क्या? आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन। देखो सर, आप किस तरह के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अपना बिजनेस चलाते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना दिन तक चलने वाला है। सर इस एग्जांपल दो ना फटाफट, थोड़ा आउटपुट समझ जाए। सर जैसे मानो कि मैं आपको एक मोनोपोली समझाने वाला हूँ अभी। मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ अभी? मोनोपोली। मोनोपोली में प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है आपको मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट दिन परफेक्ट कंपटीशन बता दिया था। मैंने लास्ट दिन जो परफेक्ट कंपटीशन में इतना डिटेल्स में बातचीत किया था सर, ये नोट्स जिन लोगों के पास नहीं है मैं शेयर कर लूंगा, जिनके पास है उनको पता है। सर इसमें मैंने परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर, ठीक है, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर मैंने आपको इंडस्ट्री प्राइस मेकर क्यों होता है और फार्म प्राइस टेकर क्यों होता है, तो मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक था सर। मतलब मैं आपको आलू से ही एग्जांपल दिया था कि एक पोटैटो सेलर बेसिकली फार्म के नाम पे कहा जाता है, और जो पोटैटो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसे हम लोग प्राइस मेकर। ठीक है, आलू इंडस्ट्री जो होता है, पोटैटो इंडस्ट्री, आप पोटैटो की जगह ऑनियन ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल वेजिटेबल समझ लो, नो नो प्रॉब्लम विद दैट, बट इट्स अ बिग इंडस्ट्री। ठीक है, और ये नेसेसिटी इंडस्ट्री है सर, इंडस्ट्री तो बड़ा होगा ही। यहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करता है, और जो बिजनेसमैन होता है उसको प्राइस मतलब बेसिकली एक्सेप्ट करना पड़ता है। सर ये कैसे बहुत होता है बता दिया लास्ट क्लास, एक बार प्लीज रिवाइज कर सकते हो या बंद कर सकते हो। सर साथ में मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो आउटपुट के बारे में मैं बात कर रहा ना, आउटपुट में क्या कॉन्सेप्ट है सर? आउटपुट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक परफेक्ट कंपटीशन में बंदा सुपर प्रॉफिट कब करता है, बंदा नॉर्मल प्रॉफिट कब करता है, बंदा लॉस कब करता है। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना सब्जी का दुकान लगाया, अपना फ्रूट्स का स्टॉल लगाया, अपना ग्रोसरी का ठेला लगाया, जो भी, ठीक है, सुपर प्रॉफिट कब करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कब करेगा, लॉस में कब चला जाएगा। सर लॉस में चला जाएगा तो आगे क्या सोचना है? सर अगर ज्यादा दिन तक लॉस खा जाओगे ना, तो क्या करना है भाई? बंद करके घर चले जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा सर? दिवालिया हो जाओगे। दिवालिया मतलब बैंकरप्टेड हो जाओगे सर, आपके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी का केस लग जाएगा। अगर मार्केट में लोन आ जाएगा, फिर लोन कौन रिपे करेगा? फिर आपका घर तो बिकेगा ही, मतलब दुकान तो बिकेगा ही, साथ में आपका रहने वाला घर भी बिक जाएगा। तो इतना भी लॉस बेयर नहीं करना चाहिए, जितना आप सह सकते हो उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैक्सिमम जो आप झेल सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट का मतलब क्या सर? आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। एक फार्म को कब तक अपना प्रोडक्शन चलाना चाहिए, ठीक है, ये भी मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म को कब तक अपना प्रोडक्शन चलाना चाहिए, इसको मैंने सप्लाई के थ्रू से समझाया था। ठीक है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर सकते हो सर। सप्लाई मतलब एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस किस लेवल तक सप्लाई का ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, किस लेवल तक वो सप्लाई करेगा, और किस लेवल के बाद वो अपना बिजनेस को बंद कर देगा और एक्चुअल में शट डाउन करके घर चला जाएगा। मैंने इसका डिटेल्स में प्रैक्टिकल वे में आपको कोशिश किया था विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी होता है, मैंने डिस्कस किया था। सर आज ऐसा क्या कर लोगे? सर कुछ नहीं सर, उसी टेम्पो में रहेंगे, सेम टेम्पो में बात करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, बट आज मार्केट कुछ और होगा। आज हम लोग किसी और मार्केट में घूमने जाएंगे सर, और मार्केट का नाम है मोनोपोली, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक पार्ट।
सर मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट बता दिया सर, और नहीं बताएंगे अभी, इतना देर से क्या कर रहे हैं। अब डायरेक्टली कैरेक्टर पे बात करेंगे, कैरेक्टर ग्राफ एंड केस लॉ। केस लॉ क्या हो गया सर? केस लॉ मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस। अच्छा, तो पहले मोनोपोली रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए ना सर। तो सर दो दो मिनट देते हैं ना, 2 मिनट देते हैं, मोनोपोली मार्केट का कैरेक्टर को देखते हैं फटाफट। चलो सर ध्यान से सुनना सर, बड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुनना, ठीक है? दिमाग रखो, दिल से समझो। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन व्हिच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब मैं ही मैं हूं और कोई नहीं। अब समझ रहे सर, ऐसा वाला फीलिंग हर एक बिजनेसमैन का चाहत होता है। हाँ, जैसे गाना होता है ना सर हिंदी में, चाहा तो मगर बहुत चाहूंगा तुम्हें, है ना? तो ये एक मोनोपोली बिजनेसमैन का एक सोच है, ठीक है? चाहा तो बहुत चाहूंगी तुम्हें, ठीक है, या चाहूंगा, जो भी हो। मतलब मोनोपोली कब करूंगा, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट टेक मी इन एनी अदर सेंस, ठीक है? मेरा हर एक सोच कनेक्टेड में सोचना सर, ठीक है? अब गाना तो बस याद रखने के लिए। The monopoly is a market situation in which there is a single seller of a product. मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करने के लिए आओगे वो और कोई नहीं करेगा। कितना मजा है, सारा गुड़ आप ही खा के जाओगे, है ना? सर इसमें इनोवेशन दिखता है सर, इसमें प्रोडक्ट का इनोवेशन दिखता है। जैसे कि आज की डेट में मैं आपको 2 मिनट पहले गूगल के बारे में बात कर रहा था सर, यहाँ पर तो रेलवे का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ सर, रेलवे इंडिया के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, बट ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे चलता है ना। हर कोई रेल का बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा, ऐसा डिफरेंट। अभी धीरे धीरे कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट रेल लाइन गवर्नमेंट का ही रहने वाला है, ठीक है? कुछ एरिया है जिसमें प्राइवेटाइज सिस्टम से ट्रेन चलाते हैं सर, स्पेशली टूरिस्ट एरिया में। जैसे भारत का सबसे महंगा ट्रेन क्या है जानते हो? प्राइवेटाइज वे में कंट्रोल होता है, महाराजा एक्सप्रेस। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेन है, कभी हो सके तो सर्वे कीजिएगा, ठीक है? मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब दुनिया में ऐसा ट्रेन बहुत कम दिखेगा आपको। इतना लग्जरी, इतना लग्जरी, आप पागल हो जाओगे। कभी मौका मिले तो जरूर चढ़ने का सोचिएगा, बट ठीक है। आगे देखो सर, मैं अब गूगल के बारे में 2 मिनट बात कर लेता हूँ। गूगल मोनोपोली अचीव कर लिया सर। करेंटली गूगल जैसा कोई नहीं, आज की डेट में गूगल जैसा कोई नहीं। एक है सर जो गूगल जैसा कोशिश कर रहा है, क्या नाम है बोलो? गूगल का एक क्लोज कॉम्पिटिटर तो अभी नहीं बोलेंगे, बट गूगल जैसा है। पर बीइंग हाँ, बिंग, ये रहा। यहाँ खुल गया, अच्छा बिंग, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये भी सर्च इंजन है सर, ठीक है? ये देखो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सर्च इंजन। सो गूगल जैसा ही है, इसका भी मार्केट बन रहा है, बट गूगल जैसा मोनोपोली अभी भी इनके पास नहीं है। अभी टाइम लगेगा, हो सकता है कभी मौका मिलेगा, इनका भी दिन आएगा, बट गूगल के पास काफी मोनोपोली है। और इस मोनोपोली का कैरेक्टर क्या है? गूगल का ये जो मोनोपोली है, इसका राज क्या है, इसका क्या कैरेक्टर होता है, तो देख लो। सो मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे गूगल में हम लोग सर्च करते हैं सर, आप लोग जानते हैं गूगल को रेवेन्यू कैसे मिलता है? हम लोग गूगल में सर्च करते रहते हैं जो भी हमें मन करता है, बट गूगल रेवेन्यू कैसे? हाँ सर, गूगल का बहुत सारा प्रोडक्ट है। वेरी गुड सर, गूगल एड से इसका, ये रहा गूगल एड्स का साइन, देख रहे सर? ये इसका सबसे बड़ा कैश काउ है। कैश काउ मतलब गूगल में बहुत सारी चीजें हैं, बट सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से गूगल को पैसा मिलता है तो वो है गूगल एड्स, ठीक है? सर गूगल एड्स पे जो भी हम लोग मार्केट में देखते हैं ना, कि अगर कुछ भी आपको चाहिए, से फॉर एग्जांपल मोबाइल चाहिए आपको, से पर आपको ये जो जैसे हमने लिखा मोबाइल अंडर 10,000, देखो आपके सामने इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, ठीक है? और ये देखो ऐड चल रही है, ठीक है? ये देखो ऐड चल रहा है सर। कई बार ऐसा भी चीजें होते हैं कि हम लोग सर्च करते हैं पर ऐड नहीं दिखाता,
ऐसे फ्लिपकार्ट भी आया यहाँ पर, बट विद ऐड नहीं है इसके आगे। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको एसीओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये अलग चीज है, एल्गोरिथमिकली अपने आप को एसीओ करना पड़ता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को नॉलेज है आजकल इन सब चीजों, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन ये तो एसीओ है, एसीओ छोड़ो, एसीओ तो ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने का एक डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। बट दिस इज वेरियस, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कितना सारा कंपनी, अमेजन का एड सबसे पहले आया। तो अमेजन का ये, इसमें मैं अगर क्लिक करूंगा ना, क्लिक करने से अमेजन का पैसा काटेगा, गारंटी सर काटेगा, गारंटी काटेगा। मतलब अमाउंट का कुछ तो अमाउंट माइनस हो जाएगा। अगर पर ऐड के लिए अमेजन कितना खर्चा करता है इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है पर ऐड के लिए, पर क्लिक के लिए ये डिसीजन लिया जाता है कि भाई पर क्लिक पे मैं कितना खर्चा करूं, तो वो डिसीजन कहाँ होता है? यहाँ जाके सेट करना पड़ता है। ये गूगल का जो मैं बोला ना आपको, कैश काउ। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं जिस जहाँ से गूगल पैसा कमा सकता है या कमाते हैं, बट 90% रेवेन्यू गूगल एड से आता है। इवन यूट्यूब जो है, वहां पर भी जो ऐड है वो गूगल एड्स का ही पार्ट है। यूट्यूब में जो हम लोग ऐड देखते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गूगल एड्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जैसे मैंने गूगल एड्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। देखो क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है। जाओ डाउनलोड करो, यूट्यूब में ऐड देना चाहते हो यूट्यूब में जाओ, ठीक है, ऑनलाइन में गूगल पे पेज में ऐड देना चाहते हो वहां पर जाओ, ठीक है। तो यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे गूगल का मोनोपोली काम कर रहा है। रिसेंटली इंडिया में एक केस भी बना है गूगल के मोनोपोली से बेसिस पे, कि गूगल का इतना ज्यादा मोनोपोली है बोल के गूगल मतलब किसी और को प्रेजेंस देना नहीं चाहता। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट में गूगल को इंडियन गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज किया, ठीक है, कुछ 100-200 करोड़ के आसपास का कुछ पेनल्टी है। अब देखो उसका भी केस, कोर्ट में केस चल रहा है, अब देखो क्या होता है। सो मोनोपोली का कैरेक्टर क्या है? सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। जैसे रेलवे, सिंगल रेल लाइन बिजनेस देने वाला, मतलब किसी को ट्रेन में कहीं पर भी जाना है, रेलवेज का IRCTC के प्लेटफॉर्म में जाना है, टिकट बुक करना है, खाना ऑर्डर करना है, कैटरिंग सर्विस लेना है, जो करना है, ठीक है, आपको वहीं से करना है। सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, देयर इज ओनली वन फार्म प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग अ प्रोडक्ट, द सिंगल फार्म कॉन्स्टिट्यूट इंडस्ट्री। एक ही फार्म पूरा इंडस्ट्री बन गया, एक ही फार्म पूरा इंडस्ट्री बन गया, ठीक है। जैसे इंडियन रेल, जैसे गूगल सर्च इंजन में एक ही फार्म जो इंडस्ट्री की तरह एक्टिविटी कर रहा है। बाकी है, देयर इज याहू सर्च, याहू एक समय में गूगल से पहले आया था, बट याहू उतना डेवलप नहीं कर पाया टाइम के साथ साथ, तो अभी पूरा मार्केट गूगल के हाथ में, 99.9999% गूगल के हाथ में। हार्ड टिक बिंग के पास कुछ मार्केट होगा, हार्डली। तो देयर आर सो मेनी बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे गूगल में हम लोग हर कोई जानते हैं, सो मेनी क्या, सारे के सारे। हाँ, बोलते हैं कि चाइना में गूगल नहीं चलता, वो उसका अपना सर्च इंजन चलता है। चलो चाइना छोड़ो। रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री, इस मार्केट में हर कोई नहीं आ सकता। देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द अदर फर्म्स इन द मार्केट, पॉइंट टू बी नोटेड सर। There may be substitute of the product, for example, substitute of railways or buses, airlines, but these are no close substitutes. ध्यान से समझ रहे सर, रेलवेज का सब्सटीट्यूट हो सकता है कि भाई मैं रेल के बदले बस में चले जाऊं, प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट हो सकता है, ठीक है, बट मोनोपोली जिसका है उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब रेल का सब्सटीट्यूट क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा कि नहीं मुझे ट्रेन नहीं मिला तो मैं बस से आया, मैं एयरलाइन कर दिया, ठीक है, बट दैट इज नॉट अ क्लोज सब्सटीट्यूट सर, ये एक आपका ऑप्शनल सब्सटीट्यूट है, ठीक है। तो सिमिलरली गूगल का क्या सब्सटीट्यूट है? कोई बोलेगा मेरा गूगल में नहीं हो रहा था तो मैं बिंग में जाके देख रहा था, लेकिन क्या इस पे गूगल का मोनोपोली कम होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो नो क्लोज सब्सटीट्यूट बेसिकली, ठीक है। फार्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, जो फार्म है वही इंडस्ट्री है, जो फार्म है वही इंडस्ट्री है। प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम, जो दाम बनाता है और जो दाम एक्सेप्ट करता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में ऑपोजिट हुआ था, परफेक्ट कंपटीशन में इसका उल्टा हो रहा था सर। मैं आपको बोला था ना, परफेक्ट कंपटीशन में क्या हुआ था, पोटैटो सेलर और पोटैटो इंडस्ट्री, मतलब वेजिटेबल मार्केट, मतलब वेजिटेबल इंडस्ट्री। वेजिटेबल इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री जो प्राइस मेकर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और जो बिजनेसमैन होते हैं छोटा छोटा सब्जी वाले, ठीक है, छोटे छोटे सब्जी वाले, आलू वाले, जिसके पास हम लोग हर दिन सुबह पहुंच जाते हैं, दादा
आज का ताजा सब्जी, आज का ताजा आलू, आज का ताजा प्याज, जो है दे दो, ठीक है। तो वो बेसिकली ना इंडस्ट्री डिसाइडेड टू एक्सेप्ट करता है, बट और कैसे होता है मैंने लास्ट दिन बताया, बट इन दिस केस प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम। द फर्म हिमसेल्फ डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि इंडियन रेल डिसाइड करता है टिकट का प्राइस क्या हो, जैसे कि गूगल खुद डिसाइड करेगा कि एडवर्टाइजमेंट का कितना कॉस्ट खर्चा होगा। कैंपेन चलाना पड़ता है सर, और उस कैंपेन में आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई आप पर एड में कितना खर्चा करोगे, और वो खर्चा कितना आप करोगे वो गूगल बता देता है कि भाई हम लोग पर एड में, पर एड क्लिक में मे बी 10 रुपीज, मे बी 20 रुपीज आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। बट डिसीजन आप नहीं लोगे, आप डिसीजन गूगल लेगा, बट आप डिसीजन लेना कि गूगल आपको ऑप्शन देगा कि भाई अगर पर एड क्लिक में 10 रुपीज तो मैक्सिमम आपका मैं 2000 क्लिक करवा सकता हूँ, ठीक है। 2000 क्लिक में आपको दे सकता हूँ या इंप्रेशन दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसा गूगल आपको बोलेगा और आपका ये बजट रहेगा, और आपका ये बजट को मैं मैक्सिमम 7 डेज तक चलाऊंगा। तो ये सारा पॉलिसी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये पॉलिसी गूगल के हाथ में है। फेसबुक में भी होता है, सोशल नेटवर्किंग में, वहां पर भी जो फेसबुक ऐड चलाते हैं उनको भी सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट फेस करना पड़ता है। डिसीजन फेसबुक लेता है, लेकिन हमें बस उसको यूज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। बट दे आर एक्चुअली एंजॉइंग, बिकॉज इनके जैसा कोई नहीं, ठीक है। एक हिंदी सीरियल आता था ना, जस्सी जैसा कोई नहीं, बचपन में देखते थे, स्टार प्लस में आता, जस्सी जैसा कोई नहीं, कुछ उसी तरह का। अभी इन लोगों का कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। गूगल जैसा कोई नहीं, फेसबुक जैसा कोई नहीं, ठीक है। अगर कोई हो जाए तब कंपटीशन आ जाएगा, तब मोनोपोली वाला बात नहीं होगा, तब उसको भी कम ज्यादा करना पड़ता है। जैसे देखो ना, अगर एक दूसरा प्लेयर या तीसरा प्लेयर आ जाए, जैसे जैसे ओलिगोपोली मार्केट में हालत है क्या, रियल लाइफ सोचो आप, ओलिगोपोली मार्केट में क्या सिचुएशन है। अगर आप कार मार्केट को ही देख लो, है ना, अगर टाटा मोटर्स दाम बढ़ाता है, अगर टाटा मोटर्स कहीं पर भी कार का प्राइस कम करता है, तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी चिंता करता है कि भाई क्या हमें भी दाम को कम करना चाहिए, क्योंकि वो मोनोपोली तो एक्सपीरियंस नहीं करता है ना सर। जैसे टाटा नेक्सो, हाँ सर, रिसेंटली बहुत सेल हुआ है उसका, टाटा नेक्सॉन का। अब टाटा नेक्सॉन का जो प्राइस रेंज है मोटा मोटी आई थिंक 7 लाख से 10 लाख के रेंज पे, एग्जैक्टली आप लोग मेरे से ज्यादा जानोगे, 7 से 10 लाख। अब सिमिलर टाइप को एक कार अगर सुजुकी मार्केट में लाएगा, सुजुकी का कहना है, मतलब मारुति सुजुकी, उसका भी मानना है कि भाई मेरा कार टाटा मोटर से प्रीमियम है। अच्छा चलो प्रीमियम है तो कितना दाम लगा दोगे, 12 लाख, 15 लाख, हाँ बोलो सर। अगर टाटा नेक्सॉन जैसा सिमिलर टाइप ऑफ फीचर्स वाला कार मारुति सुजुकी मार्केट में लाना चाहेगा, क्या वो 12 लाख 15 लाख दाम लगा पाएगा, या कहीं ना कहीं उसको सोचना पड़ेगा भाई सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में 7 to 10 लाख में बिकता है, तो कस्टमर क्यों हमारा प्रोडक्ट लेगा। ये सर नो, हेलो बोलो सर, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। है ना। यही तो है प्राइस डिटर्मिनेशन, किस मार्केट में आप हो, और उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस चार्ज करोगे अपने कस्टमर से, ठीक है। तो चलो आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते ही ना डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो बाद में जब आपके सामने डिफरेंस कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो घबराने का नहीं। तो प्राइस मेकर प्राइस टेकर बोथ आर सेम, ठीक। जैसे मैं आपको गूगल के केस में बोला, इंडियन रेल के केस में बोला, सर कहता है कि डिमांड कर्व ऑफ द फार्म एंड मार्केट बोथ आर सेम, मतलब जो इसका डिमांड कर्व है और वही उसका मार्केट, मार्केट का कर्व भी वही है, वो तो होना ही है ना, क्योंकि जो फार्म है वही तो मार्केट है। फार्म एंड मार्केट सेम है ना सर। रेल का मार्केट है ना, अगर किसी को इंडियन रेल का मार्केट के बारे में सोचना है, कहाँ जाएगा वो, मार्केट मतलब क्या, जहाँ बहुत सारा चीजें मिलता है खरीदने के लिए। जैसे अगर आप IRCTC के ऐप में जाना चाहते, ये है ना, IRCTC के ऐप के अंदर जाके, साइट के अंदर जाके आप टिकट बुक करना चाहोगे, क्या दूसरा कोई है सर जहाँ पर जाके आप मतलब बुक कर सकते हो। हाँ सर सर, मेक माई ट्रिप।
सर ये तो मैं सोच रहा था यही कुछ जवाब आएगा, इक्सिगो, मेक माई ट्रिप, हाँ, गो आई बीबो। सर कहीं से भी करो, बिना आईआरसीटीसी का कहीं से टिकट नहीं काट सकता। हाँ सर, वो लोग एजेंसी है, एजेंसी, थर्ड पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल देर और भी है जहाँ से आप टिकट काट सकते हो, पेटीएम, मेक माई ट्रिप, हाँ सर, कहीं से भी काट सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग, ये देखो सर क्या लिखा था, आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुकिंग, ठीक है। और अनदर एक थिंग इज कि अगर जब भी आप ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए मेक माई ट्रिप पे जाओगे, पेटीएम में जाओगे, ठीक है, कहीं पर भी, इक्सिगो, टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे कंपनी है, चार पांच और भी ऐसे कंपनीज हैं जो रेलवे टिकटिंग देता है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है, मतलब बेटर देन आईआरसीटीसी, ठीक है। थोड़ा चार्जेस भी लेता है उसके, कन्वीनियंस चार्जेस बोल के लेता है अपने चार्जेस, बट अल्टीमेटली आपका लॉगिन आईआरसीटीसी का होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट। यहाँ पे सही बोला है सर? हाँ सर बोलो। बिना आईआरसीटीसी के, कोड के बिना आप कहीं से भी टिकट काटो, आप नहीं काट पाओ। क्या सर, सही या गलत बोलो? ये हो ना, काटते होंगे तो पता होगा। ओके, तो सर बात क्या है कि मेक माई ट्रिप, इक्सिगो, दे आर नॉट द कॉम्पिटिटर ऑफ आईआरसीटीसी, ठीक है। ये तो आईआरसीटीसी का हेल्पर है, मतलब आईआरसीटीसी के पास आके जो लोग टिकट नहीं काट पाएगा वो मेक माई ट्रिप के थ्रू से आएगा, बदले में आईआरसीटीसी उनको एक कमीशन शेयर करेगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट, मतलब मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि ये मोनोपोली प्लेटफॉर्म है सर। आप यहाँ से जो जो भी जगह का टिकट काटना चाहोगे, जो भी ट्रेन का टिकट काटना चाहोगे, चाहे राजधानी हो, कोई भी स्पेशल जगह हो, अल्टीमेटली आपको यही आना पड़ेगा, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के, यू हैव टू कम, ठीक है। सो ये होता है मोनोपोली एक्सपीरियंस, ये होता है मोनोपोली एक्सपीरियंस। तो इसीलिए क्या बोला सर, डिमांड कब ऑफ द फार्म एंड मार्केट, मतलब अगर आईआरसीटीसी मार्केट है ट्रेन का, तो आईआरसीटीसी ही, आईआरसीटीसी एक फार्म भी है, एक बिजनेस भी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। जो लोग स्टॉक स्टॉक मार्केट का खबर रखता है उन्हें जरूर पता होगा। आईआरसीटीसी शेयर प्राइस, ये देखो, इसका शेयर ट्रेड होता है मार्केट में, बिल्कुल होता है। जब से आया था 2017-18 के आसपास से चल रहा है, 19 से चल रहा है, 100-150 में आया था। अभी देखो सर, ऑलमोस्ट 700-750 में चल रहा है, रिसेंटली थोड़ा सा फिर से डाउन में आया है, 723 अभी भी। मैं शेयर में बात नहीं करूंगा, बस ये बात करने के लिए शेयर का क्लास अलग से मैं करता हूँ सर, डेली सुबह सुबह, सारा दिन शेयर मार्केट का बात करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। बात समझो सर, ये जो आईआरसीटीसी का कॉन्सेप्ट है, आईआरसीटीसी एक फर्म है, उसका मार्केट डिमांड और ट्रेन मार्केट का मार्केट डिमांड दोनों सेम है, तो डिमांड कब ऑफ द फर्म एंड मार्केट बोथ आर सेम। मुझे नहीं लगता कि ऐसे एग्जाम्पल सुनने के बाद आपके मन में इस पॉइंट पे कभी डाउट होना चाहिए। परफेक्ट इमोबिलिटी, सर इसमें ना एक परफेक्ट इमोबिलिटी होता है। इमोबिलिटी क्यों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इमोबाइल बिकॉज दिस फैक्टर्स आर अंडर सिंगल प्रोड्यूसर। इमोबाइल इसलिए क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को लगा कि भाई हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल सर, हर चीज में एग्जाम्पल देते देते कहीं आप लोग पागल ना हो जाओ, मैं पागल ना हो जाऊं। सर देखो ध्यान से सुनो, क्या कोविड में ट्रेन चल रहा था? प्लीज थोड़ा जवाब दीजिएगा। क्या कोविड में टिकट बुक हो रहा था? कोविड पीरियड जब एकदम हाईएस्ट लेवल में चल रहा था, 2021 सेकेंड वेव, स्पेशली 2020 के फर्स्ट वेव, प्लीज टेल मी सर, क्या ट्रेन चल रहा था, बुकिंग ले रहा था सर? अरे बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं सर। नहीं ले रहा था ना, तो क्यों नहीं ले रहा था? अब इसका मर्जी क्यों नहीं ले रहा था आप सबको पता है, लेकिन ये अपने मर्जी से अपने मार्केट को इमोबाइल कर दिया था। लेकिन
परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप इंडियन रेल का काम ना करके अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते जिसमें कोई ना कोई तो दुकान खोल ही लेता, जैसे कि मान लो सब्जी वाले, जैसे कि मान लो ग्रोसरीज वाले, हाँ सर, सारा दुकानदारों के पास ऑप्शंस है, वो खोल भी सकता है ना भी खोल सकता है। और हम लोगों ने देखा कोरोना पीरियड में देयर आर सम शॉप ओनर्स जो मार्केट ओपन कर रहा था और वहीं पर जाके लोग लाइन लेके खरीद रहा था क्योंकि थोड़ा ज्यादा आमदनी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मार्केट में एक मोबिलिटी रहता है सर, क्योंकि वो सिंगल प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है। बात समझे, वो सिंगल प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है। जब सिंगल प्रोड्यूसर के हाथ में कोई भी मार्केट चलता है ना, तो वो इमोबाइल, इमोबाइल मतलब अपनी मर्जी से चलने वाला, जरूरत पड़ने से बंद भी किया जा सकता है। कल अगर गूगल बोले कि भाई मैं अपना सर्च इंजन बंद कर रहा हूँ, कर सकता है। कौन है रोकने वाले? कोई नहीं है। ठीक है, वो अलग बात की गूगल करेगा नहीं, बट कर सकता है। ठीक है सर, ये देखो मैं आपको बोल रहा था ना, ये जैसे कि प्रीतम ने आप बोला था कि सर मेक माई ट्रिप्स। सर मेक माई ट्रिप कौन है? प्रीमियम पार्टनर है। इज माई ट्रिप प्रीमियम पार्टनर, गुवाही पीपो प्रीमियम पार्टनर। ठीक है, और भी क्लिक करोगे तो और भी नजर आ जाएगी। सर ये होता है प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स को समझने का तरीका। सर अभी थोड़ा गहराई पे धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में चले जाएंगे, तब आप लोग ना अपना पेशेंस मत खोइएगा, ध्यान से देखो सर। सर डिमांड कर्व ऑफ द फर्म एंड मार्केट बोथ आर सेम, परफेक्ट इमोबिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन में मोबिलिटी रहता है हमेशा। मार्केट चलेगा, कोई ना कोई दुकानदार आएगा, कोई ना कोई खरीदार आएगा, लेकिन मोनोपोली मार्केट इमोबाइल हो सकता है। रेलवे इज दिल्ली मेट्रो द बेस्ट एग्जांपल मोनोपोली इन इंडिया। और भी बहुत बोल दिया सर, क्या मोनोपोली इसमें। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। इसका जो एवरेज रेवेन्यू होगा ना सर, वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा और जो प्राइस इसके इक्वल होगा। सर ये कैसे? सर इसको समझने के लिए आपको लास्ट क्लास का परफेक्ट कंपटीशन को एक बार याद करना होगा। हाँ, जरा याद करो परफेक्ट कंपटीशन को, जरा याद करो परफेक्ट कंपटीशन को। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड कर्व। और ऐसा क्यों हुआ था मैंने यहाँ पर बता के रखा था। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड कर्व। बट मोनोपोली के केस में क्या बोल रहे हैं सर? प्राइस इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, यही तो है डिफरेंसेस। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में प्राइस इक्वल्स टू, मतलब प्राइस मतलब प्रोडक्ट प्राइस है बाबा। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो एवरेज प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का या सर्विस का, वो कैसे डिसीजन होता है? प्राइस कह रहा है मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा और वही उसका प्राइस होगा। अंडर मोनोपोली प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। प्राइस एवरेज रेवेन्यू की इक्वल होता है और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है, बट एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा and marginal revenue curve lie between y-axis and average revenue, and this can be known with the help of this figure. तो अगर आपको कभी पूछता है कि सर मोनोपोली ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है। मोनोपोली का ग्राफ ऐसा होता है। कैसे होता है? ऐसा होता है। सर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये मोनोपोली की कैरेक्टर ऐसा है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपने मर्जी से नहीं होता है, कैरेक्टर के कारण होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा देखने में होता है रट लो। सर डोंट रटना नहीं है, मगअप करने के लिए नहीं है ये एज पर कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको ये पर्टिकुलर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको स्टैट भी दिखाऊंगा। बट स्टैट को देखने से पहले आप एक बार ग्राफ को देखें। सर कैसे ड्रॉ करना है, मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग घर पे नॉर्मल में प्रैक्टिस कीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स का इसीलिए रीजन है क्योंकि ये अल्टीमेटली एनालिसिस को समझाने के लिए लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन एक्टिविटी है और कुछ नहीं। क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच देखते हो ना? हाँ सर, जब हम लोग क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स या फुटबॉल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है और कुछ नहीं है सर, वो एक प्रेजेंट करने का
तरीका है। क्रिकेट स्टैट्स ग्राफ मैं जस्ट लिखता हूँ आपको। आप टीवी में भी देखे होंगे सर, बचपन से आप लोगों को ये सब देखने का आदत है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप देख रहे हो सर। ठीक है, ये देखो सर, ये बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स आपके सामने दिख रहा है, और भी आपके सामने वेराइटीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नजर आ जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये हेल्प करता है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ भी फील्ड में हो रहा है उसको आपके सामने प्रेजेंट करने का एक ब्यूटीफुल तरीका। ठीक है, और वो जो कुछ भी होता है वो एक्सिस के बेसिस में होता है। आप लोग बचपन से एक्सिस करते हो सर, है ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज योर चाइल्डहुड हैबिट, स्पेशली फ्रॉम 7-8 ऑनवर्ड्स मोस्ट प्रोबब्ली। ठीक है, आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो। ये देखो सर, ये डेविड मॉर्गन का एक है सर, डीएम एक्सप्लोरेशन क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कुछ कंपैरिजन रहा। ठीक है, तो सेम सेम थिंग सेम। ठीक है, ये बात मैं डिमांड बढ़ाने के टाइम पे भी बोला, सप्लाई के टाइम पे भी बोला, मार्केट के बारे में भी सेम बोलूंगा सर। ठीक है, ये जो लाइन से प्रेजेंट होता है उसको लाइन चार्ट बोलते हैं। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं ना, उन्हें भी चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है, स्टॉक चार्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे दैट इज ऑल्सो सेम टू सेम, जैसे मैं IRCTC चार्ट लिखूंगा ना, ये जैसे मैंने लिखा ये चार्ट आ गया लाइन चार्ट, बट अगर आप इसको मनी कंट्रोल में ओपन करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट एग्जांपल कि इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन एरिया देखो। ये देखो, ये ऊपर में आप जो देखा ये लाइन चार्ट है। ठीक है, अब ये जो है ये कैंडल स्टिक्स चार्ट है। जो लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं उनको कैंडल स्टिक्स पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट को समझ पाता है। इट्स लुक लाइक दिस, हर कैंडल का मतलब है सर, देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडल्स। मैं अभी बात तो नहीं करूंगा ये सब मैटर पे, उस कैंडल को पढ़ना पड़ता है और फिर उसके ऊपर बेस करके डिसीजन लिया जाता है। तो अभी नहीं ना, जब आप लोग इंटरेस्टेड हो जाओगे तो ये बात जरूर करूंगा आपके साथ, पढ़ता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो ग्राफ को देख के ना बहुत लोगों को मैं देखता हूँ सर, मैं क्यों दिखा रहा है ये चीज कि सर ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा, कि ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आगे जाके आपको बेस्ट बनना है, प्रोफेशनल्स बनना है, ठीक है, एक एनालिस्ट की तरह काम करना है, तो आपको समझना पड़ेगा सर। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे कोई स्पेशल नहीं बनना है, तो फिर प्रोफेशनल पढ़ने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर पढ़ाई मत करो सर। मेरा मानना है कि जो भी करो बेस्ट करो। सो व्हाट एवर, तो एक्स एक्सिस ये 0 है ओरिजिन, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग इधर ड्रॉ कर रहे हैं, और फार्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है इस तरह से बात कर रहे हैं कि मोनोपोली में जो बिजनेस का एवरेज रेवेन्यू होता है वही बिजनेस का डिमांड का होता है, और इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो एवरेज रेवेन्यू से कम रहेगा। अब इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन काम करता है, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्लास जो किया, दे नो कि वहां पर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड का इस तरह से हुआ था, इक्वल्स टू प्राइस। बट हमारे केस में क्या हो रहा है, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मोनोपोली चला रहा है। तो मोनोपोली में आप थोड़ा एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो कमाओगे, और मार्जिनल, अब आपके मन में चल रहा होगा सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो सर डोंट फॉरगेट रेवेन्यू क्लास। जो लोग रेवेन्यू का क्लास कर चुके हैं दे कैन इजीली आइडेंटिफाई ये रेवेन्यू कहाँ से है। हम लोग डिटेल्स में बात किए थे सर, टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है। डोंट फॉरगेट, हाँ, सिंपल टोटल रेवेन्यू मतलब जितना प्राइस का प्रोडक्ट, जितना प्राइस होता है प्रोडक्ट का उसके साथ जितना क्वांटिटी को इनटू करोगे वो टोटल रेवेन्यू है। सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जितना टोटल कमाओगे उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो तो एवरेज मिलेगा। सर व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, सर डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल के कारण, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल के कारण रेवेन्यू में जितना चेंजेस होता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। बड़ा सिंपल सा बात है, आप जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, मानो कि पहले आप 10 यूनिट सेल करते थे, अब आज आपने 10 की जगह 12 सेल कर दिया, तो एक्स्ट्रा 2 यूनिट सेल के कारण आपका रेवेन्यू जितना बदलेगा, ठीक है, उसे हम लोग
मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से जानेंगे। सर मैंने रेवेन्यू के क्लास में डिटेल्स में बोला, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में तो बोलूंगा नहीं। इसके लिए मैं बस इतना कहूंगा, जिसका रेवेन्यू हुआ है वो रिवाइज करें, और जिसका नहीं हुआ है वो एक बार करेंटली गो थ्रू करें, और वापस जब मैं फिर से रेवेन्यू करवाऊंगा तो वापस लाइव करें। लेकिन किंतु परंतु वेरी सिंपल लॉजिक लगाओ कि इसका मार्जिनल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये मोनोपोली फार्म है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, इसीलिए इसका मार्जिनल रेवेन्यू एकदम बीचों बीच ड्रॉ करना। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है सर किसी भी बिजनेस का, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि मोनोपोली बिजनेस भी लॉस जाता है सर, मोनोपोली बिजनेस भी लॉस में कभी जा सकता है। जिस दिन मोनोपोली बिजनेस का रेवेन्यू जीरो क्रॉस करके नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा ना, बिकॉज ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, आप लोग मैथ्स अच्छे से जानते होंगे सर इतना तो पॉजिटिव साइड को क्रॉस करके जब भी मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव साइड की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि वो धीरे धीरे लॉस की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बहुत सारा मोनोपोली बिजनेस दुनिया भर में अपना मार्केट खोया है सर। एक जमाने में मोनोपोली चलाता था, आज मार्केट में वो है नहीं। एनी एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हो? एक जमाने में मार्केट लीडर हुआ करता था, आज वो मार्केट में है ही नहीं। सर किंगफिशर हो गया, नोकिया हो गया। किंगफिशर अकेला तो नहीं था, किंगफिशर के साथ नोकिया एक अच्छा एग्जांपल है। सर BSNL। BSNL, यस यस बिल्कुल सर, एक जमाने में मार्केट लीडर था बट आज मार्केट में है ही नहीं प्रॉपरली, है ना। हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर सर, एक जमाने का मार्केट लीडर अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं कर पाया। बिरला कंपनी चलाता था लेकिन अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं कर पाया, तो जाना पड़ा। सुन रहा हूँ कि वापस एम्बेसडर आने वाला है एक फ्रेंच या जर्मन कंपनी के साथ टाई अप करके, और मे भी एक मॉडर्न डे एम्बेसडर देखने को मिले हमसे। मे बी इट्स लुक लाइक दिस, ऐसा देखने में हो सकता है सर। ये देखो, दिस माइट बी द न्यू अवतार ऑफ हिंदुस्तान मोटर, डोंट नो सर, बट जैसे भी दिखे। सुन रहे सर आजकल ये हिंदुस्तान मोटर इलेक्ट्रिक बाइक लेके आ रहा है मार्केट में बहुत दिन बाद, लेकिन इसका ये वाला प्लांट बंद हो गया था, एक फ्रेंच कंपनी इसको बाई कर लिया, ठीक है। तो कभी मोनोपोली ये अचीव करता था, बट क्या प्रॉब्लम हुआ सर? सर वही प्रॉब्लम हुआ ना कि अपना मार्जिनल रेवेन्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव चला गया। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या, मैं आपको अभी बोला, टोटल रेवेन्यू चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा इक्वल्स टू चेंज होता है सर, ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है। डेल्टा चेंज को डिनोट करता है। चेंज क्यों सर? एक्स्ट्रा यूनिट सेल बढ़ेगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्स्ट्रा यूनिट सेल गिर जाएगा, रेवेन्यू गिर जाएगा। एक एक्स्ट्रा एम्बेसडर का सेल होगा, एम्बेसडर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। एक एक्स्ट्रा एम्बेसडर का सेल गिर जाएगा, एम्बेसडर का रेवेन्यू गिर जाएगा। तो जब भी ये नेगेटिव में काम करेगा, जैसे ही वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब अगर क्वांटिटी चेंजेस नेगेटिव में है, ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा सकता है। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू डे बाय डे नेगेटिव में जाते जाते खत्म ही नहीं होता है, तो फिर जाके एक दिन क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस का बात आप लोगों ने कहा, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर का नाम कहा, जैसे कि नोकिया, नोकिया बंद तो नहीं हुआ था, हाँ बंद होके चला गया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करके इंडिया में स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर से बंद हो गया था, फिर आया, अब एंड्रॉइड के साथ मिलके आया, लेकिन उस हिसाब से मार्केट में और नहीं है। अभी आज के डेट में किसी को नोकिया का फोन लेने बोलो, इतना भी वो पागल नहीं होता कि मुझे नोकिया का फोन चाहिए। बट अगर 2005 में या 2007 में किसी को बोलते कि नोकिया का फोन, पागल हो जाता था। नोकिया, हाँ नोकिया ही लेना है, चाहे दूसरा कोई आके आपको कोई और कंपनी बोल दे, फिर भी आपको नोकिया ही लेना है। ऐसा मोनोपोली था, ऐसा भूत सवार था नोकिया का। समझ में आ रहा है सर? मोनोपोली बिजनेस में भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस नजर आएगा, ठीक है। ओके सर, ग्राफ समझ में आ गया है? अंडरस्टैंडिंग करो और घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मोनोपोली ग्राफ क्लियर है ना? ग्राफ क्लियर होना जरूरी है सर।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है ग्राफ उठा के सवाल करता है, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि भाई ये ग्राफ से बताओ कि भाई कौन सा इक्वेशन इसके लिए बनता है, तब आपको जवाब देना पड़ता है कि भाई प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब मोनोपोली फर्म जो प्राइस चार्ज करता है वो बेसिकली ऐसा प्राइस होता है, बिकॉज प्राइस से ही तो बिजनेस का रेवेन्यू होता है ना। दाम क्या लगाता है वो, उसका दाम एवरेज रेवेन्यू से, मतलब उसका मार्जिनल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। ये मोनोपोली का कैरेक्टर के साथ साथ आपको ग्राफ भी मैंने बताया, ठीक है। सर मोनोपोली पावर कहाँ से आता है, पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में। लीगल प्रोहिबिशंस, मोनोपोली पावर मे बी क्रिएटेड विद द फॉलोइंग सोर्स। लीगल प्रोहिबिशन, सरकार ने बता दिया कि भाई और कोई मत आना। गवर्नमेंट कंट्रोलिंग, जैसे चाइना में तो हर चीज में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग। चाइना जैसा कंट्री में ईच एंड एवरीथिंग इज इन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इवन वहां पर बिजनेसमैन भी सांस भी लेता है तो सवाल करता है, सरकार को पूछते हैं कि भाई हम सरकार, आप बताओ कि हम क्या करें, ठीक है। ये होता है चाइना, ठीक है। लेकिन देयर में भी कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक यूएस है, यूएस में तो जरूरत से ज्यादा फ्री है, बट ऐसा नहीं कि हर चीज में फ्री है। यूएस भी बहुत सारे केस में कंट्रोल करता है, ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग यूएस में बहुत कम, इसलिए यूएस को फ्री कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन चाइना में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग जरूरत से ज्यादा है। सर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये भी एक चर्चा का विषय है, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसको नाम होता है सर, जैसे चाइना जो अप्रोच फॉलो करते हैं उसे सोशलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। इसी के ऊपर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी है सर। पॉलिटिक्स मतलब टीवी वाला पॉलिटिक्स नहीं है, टीवी में लोग तो बस टीआरपी बढ़ाते हैं। सोशलिस्टिक अप्रोच और एक अप्रोच होते हैं जो अमेरिका चलाते हैं, इसे कहते हैं मार्केटिंग, मार्केट अप्रोच, मार्केट इकोनॉमी, या फिर कैपिटलिस्ट भी बोला जाता है। और एक अप्रोच होता है जिसको इंडिया इंडिया फॉलो करता है, क्या बोलते हैं सर इंडियन अप्रोच को, जल्दी बोलो। इन दोनों का मिलन, मिक्स्ड। भारत दोनों को फॉलो करता है, बैलेंस्ड। भारत में मार्केट इकोनॉमी भी है, तभी रिलायंस अदानी जैसा कंपनी भी मार्केट में है और सरकारी कंपनीज भी मार्केट में है, ठीक है। बट हाँ, करेंट इंडियन अप्रोच थोड़ा मार्केट कैपिटलिज्म की तरह थोड़ा झुका हुआ है, ओके। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में कोई भी बिजनेस चलता है, ठीक है, तो उसमें मोनोपोली आने का चांसेस बढ़ जाता है। लीगल प्रोहिबिशंस, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यस, किसी चीज पे अगर आपका पेटेंट लगा दिया जाए, ट्रेडमार्क आ जाए, तो उसमें कोई दूसरा नहीं हो सकता। नॉर्मली मेडिसिन के बिजनेस पे ऐसा बहुत ज्यादा होता है। फार्मेसी, फार्मेसी कंपनी होता है ना सर, फार्मेसी या मेडिसिन कंपनी, ये इन पे पेटेंट कॉपीराइट का खेल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत इनोवेशन करके वो दवाई बनाता है। जैसे कोरोना दवाई को लेके कितना बवाल उठा पूरा देश में, है ना। जैसे हम लोग इंडिया में प्रोडक्शन बहुत किए, बट फॉर्मूला हमारा नहीं है। हाँ, एक फॉर्मूला हमारा था, ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड एंड बाकी सब चीज हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस किए, बट विद द फॉर्मूला ऑफ इंग्लैंड का फॉर्मूला है, ऑक्सफोर्ड का, ठीक है, रशिया का फॉर्मूला भी हम लोगों ने यूज करके यहाँ पर बनाया, ठीक है। सो इसको लेके काफी बवाल हुआ, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत सारे मेडिसिन बनाने में अभी भी उतना पावरफुल नहीं बना है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई मेडिसिन मेडिसिन कंपनी प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं, इनको बहुत मेहनत करके आना पड़ता है, इससे बहुत रिसर्च चाहिए होता है। तो अगर आप उन पे रिस्ट्रिक्शन या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीगल प्रोहिबिशन नहीं लगाओगे, तो फिर उसका कॉपी चोरी करके कोई और भी मार्केट में आके बिजनेस करेगा, तो फिर उनका इतना दिन का मेहनत बेकार हो जाएगा। अमेरिका जैसे कंट्री में 20 साल का रिस्ट्रिक्शन रहता है, 20 ईयर्स रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो भी मार्केट में न्यू इनोवेटिव फार्मेसी लाता है ना, सेम बिजनेस पे कोई और नहीं आ सकता फॉर द अपकमिंग 20 ईयर्स, क्योंकि उस बिजनेस को प्रॉफिट करने का मौका देना चाहिए। ये उनका मानना है, ठीक है। डिफरेंट व्यूज हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं मोनोपोली सोर्स कहां से। गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, जैसे कि रेलवे पे करके रखा है ना, और कोई नहीं आ सकता। जैसे बैंकिंग सेक्टर में इतना दिन रिस्ट्रिक्शन था
बहुत ज्यादा अप टू 1990s तक बैंकिंग सेक्टर में इंडिया में बहुत रेस्ट्रिक्शन था, पर 1990s ऑनवर्ड बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हट जा रहा है और गवर्नमेंट काफी सारे प्राइवेट कंपनीज के थ्रू से भी बैंकिंग काम दे रहा है सर, क्योंकि देश का नीड गवर्नमेंट कंपनी अकेला फुलफिल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल ऑफ द सोर्सेस ऑफ सप्लाई बाय वन फर्म, कंट्रोल ऑफ द सोर्सेस ऑफ सप्लाई बाय वन, मतलब इसका मेन जो सोर्स है वो एक ही फर्म कंट्रोल करता है, तो उसे मोनोपोली सोर्स कहा जाता है। सर समझ में आ रहा है ना सर? देखो समझ में आना बहुत जरूरी है सर। मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू का ध्यान से सुनना। अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक स्पेशल बात करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली रिलेशनशिप बताऊंगा, साथ में मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी समझाने वाला हूँ। सर ध्यान से सुनते रहो और बीच बीच में पूछते भी रहो जरूरत पड़ने से। सर मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कब कैसे देखने में होता है? माने एक मोनोपोली बिजनेस करने वाले बंदा या कंपनी या फर्म अपना रेवेन्यू का आपको कैसे बना सकता है और कैसे देखने में हो सकता है? जैसे सिमिलरली हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में भी देखे, बट वो एज पर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोनोपोली फर्म लाइक गूगल, लाइक IRCTC, ठीक है, दिस काइंड ऑफ। A monopolist will start from charging the highest price, पहले वो ज्यादा दाम चार्ज करता है एंड फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस करता है प्राइस टू हैव मोर सेल, ताकि उसका सेल और बढ़े। तो नॉर्मली पहले प्राइस हाई रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस कम करेगा। Thus more of a commodity can be sold only by lowering its price. Average revenue is the demand curve and it will slope downward and to the right. इसका जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही उसका डिमांड कर्व होता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, और डाउनवर्ड भी होता है, मतलब स्लोप लाइक दिस, इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड होता है ये मैं डिमांड में बताता हूँ, ठीक है? तो जिनका डिमांड हो चुका है वेरी गुड, जिनका डिमांड नहीं हुआ वो पड़ेगा डिमांड, ठीक है? दिसंबर ऑनवर्ड्स में फिर से डिमांड स्टार्ट करूंगा, तो वापस आप डिमांड पढ़ते रहना। So now point is that the average revenue is the demand curve and it will slope downward to the right. Marginal revenue curve will be also downward sloping to the right and marginal revenue curve will lie between AR and Y axis. मतलब average revenue और Y axis के बीच में रहता है, and the rate of decline of the marginal revenue is just double the rate of the decline of the average revenue. सर ये लाइन बहुत सिंपल है, ये लाइन बहुत सिंपल है, ये देखो एवरेज रेवेन्यू ही मोनोपोली का डिमांड कब होता है, और एवरेज रेवेन्यू और ठीक वाई एक्सिस के बीच में, दिस इज वाई एक्सिस, इसके ठीक बीचों बीच 50% बीच में मार्जिनल रेवेन्यू होता है। और मैं आपको इस पॉइंट को अभी समझाया, जस्ट मैं फ्यू मिनट्स बैक आपको वही बता रहा था कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसको स्टैटिस्टिकली देखो। अब स्टैटिस्टिकली देखने के टाइम पे एक बात का ध्यान रखिएगा, मोनोपोली बिजनेस स्टार्टिंग में चार्जेस ज्यादा लेता है, फिर धीरे धीरे मार्केट एक्वायर करने के लिए चार्जेस को कम करता है, ठीक जैसे आजकल एप्पल कर रहा है। क्या सर एप्पल का फोन का दाम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है समय के साथ साथ? कंपैरेटिव प्राइस, प्लीज टेल मी, एप्पल का कंपैरेटिव प्राइस ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? क्या लगता है आप लोग? कोई कनेक्टेड हो आप लोग? वो तो बताइए कम हो जरा। रहा है। कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि एप्पल एक जमाने में उसको पता है कि वो मोबाइल मार्केट में अपना एक अलग ही मोनोपोली चलाता है, तो पहले वो ज्यादा दाम देके मार्केट में अपना वैल्यू क्रिएट किया। फिर जैसे बाकी लोगों को लगा कि भाई मुझे भी एक आईफोन चाहिए, तो धीरे धीरे प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके, मैं बताता हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइस को कम करके मार्केट को एक्वायर करता है, ठीक है? लेकिन इतना भी कम नहीं करेगा कि जिसमें उसका वैल्यू गिर जाए, एक प्रेस्टिजियस वैल्यू रख के वो कम करेगा, साइकोलॉजिकली प्राइस रखेंगे। देखो सर स्टार्टिंग में मोनोपोली बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करता है बिकॉज प्राइस हाई रखेगा, सो टीआर इंक्रीजेस, फिर धीरे धीरे प्राइस 10 से 9, एग्जाम्पल है
रियल लाइफ सिचुएशंस यू ऑल नो दैट। जैसे कि मैंने आईफोन बताया तो आपको समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले प्राइस 10 है, फिर प्राइस 9 है। देखो सर, जब 10 है तब आउटपुट रेवेन्यू नॉर्मल लेवल पे है, रेवेन्यू इंक्रीजेस है। 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, देखो धीरे धीरे प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। देखो सर, आई देखो 18 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपको 9 मिल जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है? डेल्टा टीआर बाई डेल्टा क्वांटिटी, मतलब आउटपुट। मतलब 0 से 18 का चेंज कितना? 18। और 0 से 2 का चेंज कितना? 2। तो आपको मिल जाएगा 9। दैट्स व्हाई दिस इज 9। सर अगेन टोटल रेवेन्यू 24, मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, आप आउटपुट देख लो, टोटल रेवेन्यू देख लो, एवरेज और मार्जिनल आप ऐसे ही ड्रॉ कर लोगे, या फिर आप आउटपुट और मार्जिनल रेवेन्यू को देख लो, आप टोटल को भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो लोग प्रीवियस 2-3 लेक्चर सुना है अच्छे से, दे कैन कनेक्ट इजीली, बट जो नहीं सुना वो भी कनेक्ट कर सकता है। देखो सर, आउटपुट 2 से 3 हो गया, टोटल रेवेन्यू 24 हो गया। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू 24, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 3, 8। सर मार्जिनल 6 हो जाएगा, क्यों? सेम फॉर्मूला लगेगा। रेवेन्यू चेंजेस कितना? 18 से 24, 6। और आउटपुट चेंजेस कितना? 2 से 3, 1। तो 6 by 1, 6। So this is how marginal revenue and average revenue changes. लेकिन the interesting fact is that these are monopoly business में रेवेन्यू पहले इंक्रीज करता है। तो पहले आपका 0 था, फिर 18 हुआ, फिर 24, फिर 28, फिर 30। जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा था तब एवरेज भी इंक्रीज कर रहा था, मार्जिनल भी इंक्रीज कर रहा था। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट एवरेज इज ग्रेटर देन मार्जिनल। लुक एट सम, 8 is greater than 6, 7 is greater than 4, 6 is greater than 2, 5 is greater than 0. So it's a very simple concept. Total revenue increases. When total revenue increases, average revenue greater than marginal revenue, and both decreases. An interesting fact is that average भी गिर रहा है 9 से 8, 8 से 7, 9 से 6, 6 से 4, 4 से 2। ठीक है, दोनों ही डिक्रीज करेगा, बट एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ये मोनोपोली कैरेक्टर। लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने जब आती है, क्या? जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। सर ऐसा कब होगा? ऐसा क्यों होता है? हाँ सर, ऐसा क्यों होता है? मार्जिनल रेवेन्यू 0 क्यों हो जाएगा? अरे याद करो सर, नोकिया, याद करो सर, हिंदुस्तान मोटर, एशिया का पहला 4 चक्का। हाँ बोलो सर लोन जब ज्यादा हो जाएगा मतलब कंपनी डूब जाएगा। लोन और कंपनी ज्यादा नहीं होना, मेनली पॉइंट इज दैट सर कि जब मार्केट में प्रोडक्ट डिमांड कम हो जाता है नॉर्मली, मतलब यहाँ तो नहीं, मतलब डिमांड कम होगा तो धीरे धीरे लॉस की तरफ बढ़ोगे ना, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होना कम हो जाएगा, इनोवेशन कम हो जाता है, लैक ऑफ इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, और लैक ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन में लैक ऑफ डिमांड का जन्म लेता है, और लैक ऑफ डिमांड आपका रेवेन्यू को इफेक्ट करता है, और लैक ऑफ रेवेन्यू आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होने के कारण होता है। और जैसे ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली देखो, मार्जिन का मतलब ही होता है सर बूंद बूंद। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल बढ़ाओ तो रेवेन्यू बढ़ेगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल गिर जाए, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल गिर जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू गिर जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा तो टोटल रेवेन्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा। So when marginal revenue is 0, total revenue becomes 30 in our example. एवरेज तो बड़ा सिंपल है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट करो, 30 by 6, 5 हो जाएगा। बट एवरेज में डिक्रीज करेगा, एवरेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एवरेज डिक्रीज करेगा, एवरेज नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन मार्जिनल 0 हो गया ना, 0 के बाद -2, -4, मतलब ये आपको बेसिकली साइरेन बजा रहा है, आपको कॉन्शियस होने के लिए बता रहा है कि भाई ज्यादा दिन तक और ऐसा चलते जाए तो दुकान बंद और रेवेन्यू
डिक्रीज होता जाएगा, रेवेन्यू डिक्रीज होता है। डेंजरस सिचुएशंस। लेकिन अगर लाइफ खत्म हो जाए, लाइफ खत्म हो जाए मतलब आपका बिजनेस एक्टिविटी में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, आपका बिजनेस एक्टिविटी में न्यू 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 कॉन्सेप्ट अगर खत्म हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हमारे आसपास में भी हम लोग नजर करते हैं। देखना कभी कभी बोलते हैं पापा या फिर जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दे आल्सो टेल कि एक दुकान था इसका इसका पापा का, क्या चलता था, आज नहीं चलता है। क्यों? उसके पापा का दुकान इतना चलता था, आज क्यों नहीं चलता है? या तो उसका बेटा उसको समझ नहीं पाया, या तो उसका बेटा दूसरा किसी चीज में इंटरेस्ट रखा, तो फिर वो बंदा जब खत्म हो गया तो बिजनेस भी खत्म हो गया। या फिर वही जब वो बिजनेस को और कंटिन्यू नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिकली इनोवेशन खत्म हो गया, इनोवेशन खत्म हो गया तो रेवेन्यू खत्म हो गया, रेवेन्यू खत्म मतलब धीरे धीरे रेवेन्यू कम, और रेवेन्यू अगर ज्यादा कम हो गया मतलब आप सोचो मार्जिनल रेवेन्यू लैग, और फिर आपको मार्केट से जाने का नौबत आ सकता है। इसलिए अगर मोनोपोली बरकरार रखना है, इनोवेशंस को भी बरकरार रखना है। जैसे लास्ट 20 इयर्स गूगल अपना मोनोपोली क्रिएट किया है। एक टाइम था, ध्यान से देखो सर, मेरा मेरा माउस कर्सर को देखो, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये जैसे कि मेरा कर्सर कहाँ पर है, कौन से ब्राउजर में है, प्लीज टेल मी। ये ब्राउजर Chrome. क्रोम पे है। आप लोग जब छोटे थे, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों का मतलब बर्थ हो गया था तब, सर हम लोग जब 2003-4 में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे 2003-4 के टाइम पे, तब क्रोम नहीं हुआ करता था सर। सर याहू। नो सर, ये देख रहे हो सर, ये क्या है, एज है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसको एज बोलते हैं। लेकिन उस जमाने में एज नहीं होता था, उस जमाने में एक्सप्लोरर होता था। आज भी शायद किसी किसी के पास कंप्यूटर में पुराना वर्जन दिखेगा, दिस वन। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोनोपोली था इसका, इसका मोनोपोली हुआ करता था। देखे हो ना सर ये साइन आप लोग, बहुत देखे हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर का मोनोपोली था, मतलब अगर किसी को इंटरनेट में आना है, इवन 2014 तक मैंने इसको यूज किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरर में बहुत यूज करता था। बट फिर समय के साथ साथ एक्सप्लोरर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया। अभी रिसेंटली एज लाया, बट अभी भी एज उतना भी नॉट लाइक गूगल क्रोम, पता नहीं क्यों नॉट लाइक गूगल क्रोम। एक्चुअली गूगल क्रोम को बनाने वाला जो पूरा क्रेडिट जाता है सुंदर पिचाई को, जो करंट गूगल का सीईओ है, जो इंडियन ओरिजिन सीईओ है ना, जो गूगल का हेड है अभी, उसी ने बोला कि भाई हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो इंटरनेट के साथ गूगल सर्च इंजन को जोड़े। अगर लोग गूगल में जाके सर्च करेगा तो फिर गूगल से ही क्यों नहीं, तो फिर सुंदर पिचाई के कहने पे गूगल ने गूगल क्रोम को बनाया। और गूगल क्रोम आते ही एकदम इंटरनेट एक्सप्लोरर को बाहर नहीं कर दिया, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट कम से कम 15 इयर्स 95 से चला था, 95 से चला था, बहुत चला था। किसी को भी पूछो इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब एकदम एक नंबर मोनोपोली था इसका। इंटरनेट में जाना है तो एक्सप्लोरर से ही जाना है। उसके बाद बीच में वो क्या बोलते हैं फायरफॉक्स वगैरह ये सब आया, बट एक्सप्लोरर का जगह बहुत। याहू सर्च इंजन में था, ब्राउजर में याहू नहीं था आई थिंक। मैं तो कभी याहू का ब्राउजर नहीं यूज किया, सर्च इंजन था। आज भी है याहू, बट तब याहू सर्च चलता था, मेरा मेरा था याहू सर्च, बचपन में मैं यूज करता था। तो व्हाट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितने बिजनेस आए कितने बिजनेस गए। हाँ सर, तो ये आना जाना चलता है सर, लेकिन आप मार्केट को समझो। आना जाना चलता है, मार्केट कॉन्सेप्ट है, चलेगा, लेकिन कब होता है क्यों होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब जो मैंने आपको इतना देर से प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया और स्टैटिस्टिक्स बताया, इसी स्टैटिस्टिक्स को अगर आप ग्राफ में पुट करोगे, ध्यान से देखना सर, आउटपुट प्राइस का कम होना मोनोपोली में धीरे धीरे, आउटपुट का बढ़ना मतलब प्रोडक्ट या सेल होना, प्रोडक्शन या सेल बढ़ना,
रेवेन्यू का इंक्रीज और फिर रेवेन्यू कांस्टेंट हो जाना और फिर रेवेन्यू डिक्रीज हो जाना, एवरेज रेवेन्यू का डिक्रीज होना फिर डिक्रीज होते रहना, मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीज होना फिर जीरो में आ जाना जब टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट है, और फिर मार्जिनल रेवेन्यू का नेगेटिव हो जाना। इत्तेफाक नहीं है सर, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बिजनेस में पहले प्राइस हाई फिर प्राइस कम हो गया, आउटपुट धीरे धीरे बढ़ता गया, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता गया फिर कांस्टेंट हो गया फिर डिक्रीज हो गया, एवरेज रेवेन्यू पहले हाई फिर धीरे धीरे लो होता गया, मार्जिनल रेवेन्यू पहले हाई फिर धीरे धीरे डिक्रीज फिर जीरो फिर नेगेटिव। दीज आर नॉट कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं है सब। बंगाली में क्या बोलते हैं, काको तालियो घटना, नहीं नो सर, इट्स नॉट अ काको तालियो घटना, कोइंसिडेंस को ऐसे बोलते हैं काको तालियो। सर कैसा कैसा बांग्ला बोलते हो सर, जो बंगाली है वो समझ गया, छोड़ो सर। तो आजकल तो बंगाली मीडियम वाले कोई दिखता ही नहीं है, उससे भी ठीक से बंगाली नहीं आता, छोड़ो। मार्जिनल रेवेन्यू, अच्छा तो क्या होता है सर, मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो हो जाता है, टोटल रेवेन्यू तब मैक्सिमम में रहता है, टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज करना चालू करता है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज करना चालू होता है तब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, जो मोनोपोली का एक्चुअल कैरेक्टर नहीं है। मोनोपोली का एक्चुअल कैरेक्टर क्या है सर, जो मोनोपोली ग्राफ में आपको पहले ही बताया, मोनोपोली का एक्चुअल कैरेक्टर है मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर, मतलब एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो हाईएस्ट लेवल में है, मार्जिनल उससे कम है, मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस इक्वल्स टू, ठीक है, ये इसका एक्चुअल कैरेक्टर है। लेकिन जब बिजनेस में ये सिचुएशंस क्रिएट होता है जिसका एक्चुअल कैरेक्टर नहीं है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो गया और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, तब समझो बिजनेस में कुछ तो चक्कर है। अब सेम चीज को अगर ग्राफ में पुट किया जाए तो कैसा देखने में होता है, हाँ सर, अगर इसी चीज को हम लोग ग्राफ में पुट करें तो ये कैसे देखने में होगा, हाँ कैसा ये दिखता है, अजब सा कॉन्सेप्ट। चलिए, अजब सा कॉन्सेप्ट देखने में कैसा होता है, कैसा होता है देखो, ग्राफ को ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में तो मोनोपोली ग्राफ है, दिख रहा है, ऊपर वाला मोनोपोली है, रेवेन्यू बढ़ता गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेवेन्यू बढ़ेगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब रेवेन्यू कब कब बढ़ रहा है देखो, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, लुक एट सर, आउटपुट को एक्स एक्सिस में दोनों तरफ दिखाया जा रहा है सर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू को हम लोग दो ग्राफ में अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा था, जो कोइंसिडेंस नहीं है उसको बस समझो आप, कुछ नहीं है, बस एकदम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक जैसे क्रिकेट फुटबॉल में दिखते हो। क्या हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज जब जब हो रहा है तब तब आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। पहले आपका 2 आउटपुट था, मतलब 2 सेल था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। सिमिलरली नीचे भी 2 4 6 8 10। सर ये तो अच्छा बात है, आउटपुट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, यस दैट्स ट्रू, बट नॉट ऑलवेज। तब तक आपका आउटपुट बढ़ना रेवेन्यू के लिए सही होता है जब तक सब चीज एकदम बैलेंस में, बैलेंस इन द सेंस, यही तो खेल है सर। एवरेज रेवेन्यू का कैरेक्टर है कि वो डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल होगा, आउटपुट बढ़ने के साथ साथ। मार्जिनल रेवेन्यू का कैरेक्टर है कि वो एवरेज से नीचे रहेगा, लेकिन तब तक नीचे रहेगा जब तक ये कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब तक इसका प्राइस लेवल, मतलब आउटपुट लेवल, मतलब टोटल रेवेन्यू जब तक हाईएस्ट लेवल में रहेगा। अभी पढ़ा है ना सर, टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू तब जीरो। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो तब एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, एवरेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब कब हुआ आपको, बिजनेस का वो स्पेशल एक्सपीरियंस एरिया, रेवेन्यू बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया अप टू 6 यूनिट तक,
रेवेन्यू बढ़ता गया। फिर इसके बाद आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो बट रेवेन्यू और नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड डिक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका इनोवेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो धीरे धीरे आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला गया। ये देखो सर, पॉइंट टू बी नोटेड। जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट, जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट, लुक एट दिस पॉइंट, ये आपका जीरो लेवल है, मार्जिनल रेवेन्यू का जीरो लेवल, ओरिजिन लेवल। जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू धीरे 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 कम हो रहा है। जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है, उसी पॉइंट के बाद टोटल रेवेन्यू धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है। टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव की तरफ। When marginal revenue is in the zero level, total revenue is in the highest level. And average revenue धीरे 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 कम होता है, यही इसका मेन कैरेक्टर है। लेकिन जब नेगेटिव में चला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, तब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज से भी ज्यादा होता है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू नॉर्मल लेवल में क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू नॉर्मल लेवल में एवरेज रेवेन्यू से नीचे ही रहता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि एवरेज रेवेन्यू ऊपर चला गया तो ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, तो ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू का नेगेटिव कभी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना मतलब है कि एक्स्ट्रा सेल आपको लॉस की तरफ लेके जा रहा है, या फिर सेल कम हो जा रहा है। मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन कर रहे हो फैक्ट्री में, लेकिन मार्केट में सेल नहीं है, आउटपुट बढ़ रहा है बट मार्केट में सेल गिर रहा है, तो रेवेन्यू धीरे 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 नेगेटिव के, मतलब नेगेटिव तो टोटल रेवेन्यू नहीं होता है, गिर जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आ रहा है, जस्ट यूज दिस स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स में जैसे हुआ ठीक वैसा ही ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। बोलो सर, बात समझ में आया? दोनों केस में एवरेज रेवेन्यू दोनों केस में मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा रहेगा, लेकिन फर्स्ट केस में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, बट लास्ट केस में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है बट मार्जिनल रेवेन्यू इस बार नेगेटिव। और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। मतलब अब रेवेन्यू डिक्रीज होना चालू, एंड दैट इज व्हाई रेवेन्यू 30 हाईएस्ट पॉइंट में था, अब इसको आप 30 लाख समझो, 30,000 समझो, उसके बाद 28, 24 करके डिक्रीज होना चालू हो। बोलो सर, ये था मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू कर्व। आपको समझ में आया सर? इसमें आपको मैंने टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और उस मोनोपोली में क्या होता है मैंने आपको, प्लीज टेल मी, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं? कुछ तो बताओ सर, ऐसा भी कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात नहीं हो पाए। जो भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुन रहा है, हर एक को हर एक बात समझ में आ जाना चाहिए, बस पेशेंस और सीखने का इच्छा, समझने का इच्छा होना चाहिए। बोलो सर, कनेक्टेड हो? कोई डाउट? प्लीज टेल मी सर, एनी डाउट सर? अरे कुछ तो बोलो No, sir. सर। अब आगे देखो, अब आगे देखो कि मैं आपको डिमांड के साथ एक बार बात कर देता हूँ। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये बात मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ऐसे तो डिटेल्स डिस्कशन डिमांड में होता है, बट फिर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना भी कोई ना समझने वाला रॉकेट साइंस नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जिसको याद नहीं है या जो नहीं पढ़ा है पहले वो सुन लो सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको बोलते हैं जिस प्रोडक्ट का मार्केट में ऑलवेज एक डिमांड होता है, जिसका डिमांड ऑलवेज बढ़ता भी है, घटता भी है, बट ऑलवेज देयर इज समथिंग। कभी मार्केट गिर जाता है बट उसका डिमांड ऑलवेज एक रहता है। तो जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी हमेशा अच्छा होता है, जिसका ऑलवेज मार्केट में एक डिमांड रहता है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। सिंपल बात है। ऐसे इसका डिटेल्स डिस्कशंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के अंदर करता हूँ, मतलब डिमांड चैप्टर में। बट इतना समझ लो कि जिसका मार्केट में ऑलवेज एक डिमांड रहता है, उसका इलास्टिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। सर ये 1 कहाँ से आया? सर इट्स अ मेजरमेंट टेक्निक। इलास्टिसिटी मेजर करने का
जो टेक्निक है, जैसे हम लोग किलो में बात करते हैं, किलोमीटर में बात करते हैं, हेक्टोमीटर में हेक्टो में बात करते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। सिमिलरली इलास्टिसिटी को एक से मेजर किया जाता है। यू हैव टू मेजर इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ वन इज द मेजरमेंट पॉइंट। अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, सर ये कहाँ से कैलकुलेट करने को मिलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं सर, कि जहां आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा, कि ग्रेटर देन 1 होगा, कि लेस देन 1 होगा, ठीक है, कि 0 होगा। हर चीज का मतलब होता है। फिलहाल इतना समझो कि अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, मतलब वो हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट है। सर अगर 1 है मतलब उसका नॉर्मल डिमांड होता है हमेशा। नेसेसिटी प्रोडक्ट मतलब रेगुलर प्रोडक्ट, ऑलवेज इन नॉर्मल डिमांड, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो। ग्रेटर देन 1 मतलब ऑलवेज इन हाई डिमांड। लेस देन 1 मतलब डिमांड अभी लो में जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो बात, बहुत सिंपल बात है, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। अब इस अगर आप इलास्टिसिटी को समझ पा रहे हो ना, जैसे आईफोन, क्या लगता है आईफोन का इलास्टिसिटी इसमें से किस में से रहेगा? डिमांड इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, किस में रहने का चांसेस ज्यादा है? बोलो। सर ग्रेटर देन 1। वेरी गुड सर, मतलब ये आपका मार्केट एक्सपीरियंस है, आपने बोला। बट रियल लाइफ में आपके सामने कैलकुलेशन दिया जाता है और आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बता सकते हो। कहाँ से मिलेगा? ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि सर अगर किसी प्रोडक्ट का दाम गिरता है तो उसका डिमांड में कितना चेंजेस आता है। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन दिया है सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर क्या मतलब हुआ? सर मतलब ये हुआ कि किसी प्रोडक्ट का दाम के परिवर्तन के कारण उसके डिमांड में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कहते हैं। दाम अगर मानो 10 टका था, दाम इंक्रीज होके 20% इंक्रीज हो गया, तो 10 का प्रोडक्ट 20% इंक्रीज के कारण डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस होगा वो उसका इलास्टिसिटी है। 10 का प्रोडक्ट 20% में डाउन हो, 20% अप भी हो सकता है, 20% डाउन भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के ऊपर डिपेंड करके डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस आता है वो उसका इलास्टिसिटी कहलाता है। तब ये इलास्टिसिटी या तो इक्वल 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो लेस देन 1 होगा। इट्स लाइक दैट। अब दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट उठा लो सर, उसका इलास्टिसिटी मेजर हो सकता है इफ यू हैव प्रॉपर डेटा। इलास्टिक मतलब समझते हो ना, जो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है ना? जैसे कोरोना पीरियड में क्या आईफोन का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? जब कोविड आया था तब आईफोन का डिमांड बढ़ने वाला था कि कमने वाला था? कमने वाला था सर। वेरी गुड सर, क्योंकि कोविड में लोगों का इनकम गिर गया था। तो अगर इनकम गिर जाएगा तो डिमांड गिर जाएगा, नो डाउट। तब उसका इलास्टिसिटी लेस देन 1 की तरफ भाग सकता है। It depends on the situation also. It's depending on the situation also. बट आमतौर पे जब कोई मार्केट सिनेरियो स्पेशली नहीं होता है तब उसका डिमांड में क्या सिचुएशन है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड the relationship between marginal revenue, average revenue, total revenue and elasticity of demand. अब देखो, इनको कनेक्ट करने के लिए एक इंटरकनेक्टेड फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस तरह का कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू E-1 डिवाइडेड बाय E। यहाँ पर E का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में। लेकिन किंतु परंतु इस इक्वेशन से होता क्या है? कुछ नहीं, हमें कुछ हिसाब देखना पड़ेगा। इस इक्वेशन बेसिकली नथिंग मोर देन इंटरकनेक्टेड रिलेशन। ये इंटरकनेक्ट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू को एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड यू ऑल नो दैट कि इफ यू अंडरस्टैंड मार्जिनल रेवेन्यू, इफ यू अंडरस्टैंड एवरेज रेवेन्यू, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड टोटल रेवेन्यू, बिकॉज AMR and AR is fully connected with TR, because एक एक यूनिट AMR बन के ही टोटल रेवेन्यू बनता है।
बूंद बूंद से सागर बनता है सर। एक एक यूनिट का प्रोडक्ट सेल होता है तो बिजनेस का टोटल रेवेन्यू आता है, और उसको जब नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज रेवेन्यू आता है। तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये मत पूछना कि सर इस फॉर्मूला में टीआर क्यों नहीं, सर बहुत सिंपल है, क्योंकि एमआर के अंदर टीआर छुपा होता है। नाउ व्हाट इज द बेस? सर बेस इज वेरी सिंपल। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द MR if we assume average revenue equals to 5. ये just an assumptions. सर 5 के बदले कुछ और भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर AR 5 है तो MR क्या होगा? If average revenue is 5, then what will be the marginal revenue? सर इस फॉर्मूला पे पुट करो। MR equals to AR कितना 5 into elasticity E minus 1 by E। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम लोग बस MR की जगह 5 पुट किए, और इलास्टिसिटी का 3 का तरीका है सर। जब मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल गुड्स 1 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स का है तो 1 - 1 by 1, तो 5 into 0, 5 into 1 - 1 by 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 5 into 0 0, 0 से जो टकराए वो 0 हो जाए, है ना? 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाता है ना। शून्य से जो टकराएगा ऑलवेज शून्य ही होगा। ठीक है, सिंपल बात है। सो E equals to 1 जब इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज 1, एंड अगर एवरेज रेवेन्यू 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। इतना तो प्रूव हो गया सर कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू इन दिस केस, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाऊंगा। सर अब जस्ट ऑपोजिट एक कैलकुलेशन लेते हैं। तो जस्ट हम लोग पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू 5 ही है, 5 ही रहने दो। अब इलास्टिसिटी को ग्रेटर देन 1 सोचो, मतलब 2 ले लेते हैं, 2 - 1 by 1। सो 2 - 1 by 1 मतलब 1 by 1 मतलब 1, तो 5 into 1 मतलब 5। सो MR इक्वल्स टू इलास्टिसिटी 2 था, मार्जिनल रेवेन्यू 5। ओके, सो 5, अच्छा ये 2.5 कहाँ से आ गया? 2 - 1, अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया। 5 into marginal revenue equals to 5 into 2 - 1 by 2। ओ सॉरी, मैंने गलत ये कर दिया था सर, मतलब 5 into हाफ मतलब 2.5। सो पॉजिटिव पॉइंट है ना सर, तो पॉजिटिव आया। सो इफ इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर 1 से ज्यादा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू, अगर एवरेज रेवेन्यू अगर 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 2.5 होगा। एवरेज रेवेन्यू अगर 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 2.5 होगा। ठीक है, और मतलब आप समझ रहे हो ना, ग्राफ भी प्रूव हो जाएगा सर, ग्राफ भी प्रूव हो जाएगा। ये देखो, ये देखो सर, जब इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, मतलब इट्स लाइक आईफोन। एग्जांपल रियल मार्केट में, इफ एवरेज रेवेन्यू इज 5, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज 2.5 if elasticity greater than 1 हुआ ना? एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। कनेक्ट करो सर, कनेक्ट करो, मैथमेटिकली भी कनेक्ट करो, प्रैक्टिकली भी सोचो, और मोनोपोली का कैरेक्टर को भी सोचो। हर कैरेक्टर को जोड़ोगे हर पॉइंट जुड़ जाएगा सर। सिमिलरली इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी कनेक्ट करो सर। लेस देन 1 को कनेक्ट करने के लिए बड़ा सिंपल है, आपको E का वैल्यू 1 से कम लेना पड़ेगा। सो से टेक द एग्जांपल ऑफ 0.5, तो AR कितना लेना है? AR लेना है 5 into 0.5 - 1 by 0.5, नेगेटिव हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 1 से कम है, तो आपका अगर एवरेज रेवेन्यू अगर 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू -5 हो जाएगा। तो जिसका इलास्टिसिटी कम रहेगा, मतलब जिसका मार्केट डिमांड लो रहेगा, अगर आपका प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड लो हो जाता है तो धीरे धीरे आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव की तरफ अगर जाते रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न हो जाना है कि भाई उस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है
उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए कि नहीं? ओके बोलो सर, कनेक्ट हो पा रहा है सर? हर एक चीज मार्केट के साथ जुड़ा हुआ बातें हैं। आपका बिजनेस का रेवेन्यू एज ए मोनोपोली बिजनेस, आप रेवेन्यू में किस लेवल में रहोगे, उसके मार्केट डिमांड के साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर इसी कनेक्टिविटी को अगर आप ग्राफिकली जोड़ोगे तो आप ग्राफिकली भी जोड़ सकते हो। बहुत सिंपल। देखो सर, सेम ग्राफ, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, सेम मोनोपोली कर्व, सेम टोटल रेवेन्यू। ये क्यों टोटल रेवेन्यू यहाँ से बेंड हुआ? यू नो दैट बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से 0 हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू जब से नेगेटिव होगा उसके बाद से टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा। एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो गिरता रहेगा। एंड लुक एट दिस, व्हेनेवर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट टोटल रेवेन्यू फर्स्ट इंक्रीजेस, जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड है जिस प्रोडक्ट का डिमांड स्टार्टिंग में ज्यादा चलता है, प्रोडक्ट डिमांड हाई है मतलब डिमांड ग्रेटर देन 1 है, तब आपका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा और एवरेज रेवेन्यू भी हायर साइड में रहेगा। जिस पॉइंट के आपका डिमांड मार्केट में डिमांड इक्वल्स 1 हो जाता है, मतलब अभी डिमांड और हाई नहीं है, ये हाई डिमांड जोन था, ये नॉर्मल डिमांड हो गया। नॉर्मल डिमांड में आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 लेवल में आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल में चलेगा। हो सकता है कि ये टाइम बहुत ज्यादा दिन तक चले, लेकिन जिस दिन से मार्जिनल रेवेन्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगा आपका डिमांड भी क्यों गिरना स्टार्ट हुआ? क्योंकि आपका मार्केट डिमांड लो हो गया प्रोडक्ट का। और अगर मार्केट डिमांड लो हो जाता है अब धीरे धीरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिरना चालू होता है और इसके कारण आपका टोटल रेवेन्यू भी फॉल करता है। इतना सिंपल है। क्या है सर, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा मार्केट आइडिया चाहिए। जो प्रोडक्ट पसंद है उसी प्रोडक्ट से सोचो, समझ में आएगा। बस कैरेक्टर को भूलना नहीं है। बोलो सर, क्लियर हुआ? टीआर एआर एमआर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टेल मी सर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके सर। अच्छा देखो, अब ये आगे आपको मैं इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म के बारे में बात करना है, ठीक है? इसका एक कनेक्टेड टॉपिक है मोनोपोली का, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप हो सके तो एक बार जरूर देख लो, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी पॉइंट में बात करूंगा, बट एक बार मैं यहाँ पर ये 3 पॉइंट एक बार बता देता हूँ, आप थोड़ा सुन के जाओ। कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है? ग्राफ देख के ऐसा लग रहा है कि सर कहाँ से क्या निकला है, समझ में नहीं आ रहा है, बट बिलीव मी कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर समझने लायक नहीं है। अगर अभी तक का हर एक चीज समझ में आया ना तो इसमें समझने लायक ऐसा कुछ भी नहीं। इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म, आउटपुट एंड प्राइस इक्विलिब्रियम, मतलब एक मोनोपोली फर्म किस लेवल में अपना स्टैंडर्ड लेवल अचीव करता है, इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करता है, मतलब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा वो, मैक्सिमम और ऑप्टिमम प्रॉफिट करेगा और अपना बैलेंस बना के रखेगा, लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है? सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक जिस पॉइंट में फर्म इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ ए मोनोपोली द प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम, मतलब कितना सेल करो, कितना प्रोडक्शन करो और दाम क्या रखो, is that level of price charged and output produced which gives maximum profit to the monopolist, जिसमें मोनोपोलिस्ट सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा, जिसमें उसका सबसे ज्यादा सबसे कम लॉस होगा, which minimizes his losses। लॉसेस कम करना है जिस पॉइंट में सबसे ज्यादा और जिस पॉइंट में मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा, ये हर एक बिजनेसमैन का चाहत होता है। So the price output combination which yield maximum or optimum profit to the monopolist is determined at that point where two conditions are satisfied, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल लेवल में रहता है। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, सर ये तो हमें पता है कि ये रेवेन्यू लाइन है, ठीक है? अब ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन हमें पता है कि ये किस तरह से ऊपर से नीचे आया है, बट हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ड्रॉ करना है कि भाई जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है बिजनेस पे तो आपका कॉस्ट भी बढ़ता है। तो जिस लेवल में आप अपना कॉस्ट को
इक्वल लेवल में रहते हो, कॉस्ट लो है रेवेन्यू ज्यादा है, इट्स ओके, मैक्स टू मैक्स कॉस्ट और रेवेन्यू सिमिलर लेवल में रहे, दिस पॉइंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके नीचे भी आप बेहतर हो, इस पॉइंट में भी आप बेहतर हो, बट जहां से आपका कॉस्ट रेवेन्यू को क्रॉस करके चला जाएगा, आपको अभी बिजनेस में चिंता हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा ये लाइन सर, और रेवेन्यू नीचे रह जाएगा। जितना कॉस्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू जितना उसके नीचे रहेगा, उतना आपको चिंता। और जिस पॉइंट में आप इक्विलिब्रियम में हो, दैट इज योर बेस्ट लेवल। वो अगर आप उस लेवल में अपने आप को मेंटेन कर पाते हो, दैट इज दिस ई लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल। और अगर मैं आउटपुट वाइज बताऊं तो दिस इज द लेवल सर, ओ पी ए क्यू, मतलब ओ क्यू आउटपुट लेवल में आप बेस्ट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करते हो। और आप इस लेवल में जितना दिन तक रहोगे, उतना आपके बिजनेस के लिए सही है। एक्स्ट्रा आउटपुट आपका कॉस्ट बढ़ा देगा, लो आउटपुट में भी आप ऑप्टिमम लेवल में नहीं लोगे, मतलब इससे ज्यादा आउटपुट आपके लिए अच्छा नहीं है, और इससे कम आउटपुट भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होने देगा। सो OQ is the best level of output as per our graphical presentations. So MC equals to MR, ठीक है, OQ and price is AQ or OP, so TR is total revenue is OPAQ. This is your revenue line, revenue approach, ठीक है, मतलब इसमें आपका रेवेन्यू सबसे बेहतरीन में रहेगा। अब सर ये जो ग्राफ आपने देखा, अगर आप ये ग्राफ समझ गए ना, एक बात याद रखना, MC इक्वल्स टू MR होना चाहिए, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, मतलब MC कर्व मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करे, ऊपर से नहीं, हाँ ऐसा नीचे से कट करे, ऊपर से, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, किसमें, मोनोपोली फर्म में। इसमें तीन तरह का इक्विलिब्रियम सिचुएशंस आता है सर, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एक होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, मेनली दो। उसमें शॉर्ट रन में भी 2 पॉइंट आता है और लॉन्ग रन में 2 पॉइंट आता है। तो मैं आपको बस एक ग्राफ दिखाऊंगा तो बाकी ग्राफ समझ जाओगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में बिजनेस सुपर प्रॉफिट करता है, क्योंकि वो हाई प्राइस चार्ज करता है। अगर आप ग्राफ को देखो तो आप इजीली समझ सकते हो, ये देखो सर, ये सुपर प्रॉफिट जोन है सर। कैसे, जब तक इसका रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, ये देखो सर, कॉस्ट देखो, ये देखो कॉस्ट देखो, जब तक कॉस्ट लाइन, ये एवरेज कॉस्ट लाइन है, ये मार्जिनल कॉस्ट लाइन है, जिस लेवल में बिजनेस कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से नीचे है, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, कुल मिला के एवरेज टोटल कॉस्ट, MCN SSC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये जो एरिया आपका बना है ना सर, दिस इज द एरिया, ये आपका सुपर प्रॉफिट जोन है, बिकॉज आपका कॉस्ट लो है और रेवेन्यू लाइन उससे ऊपर है। लेकिन जैसे ये सिचुएशंस क्रॉस हो जाता है, आप लॉस में चले जाते हो। अगर आप ये लेवल में अपने आप को बना सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में रहोगे, जितना दिन तक रहोगे। सिमिलरली आप दूसरा ग्राफ देखो, आप और भी समझाना चाहेंगे सर, लुक एट सर, ये देखो सर, इसमें आपका SSC देखो, कॉस्ट ऊपर रेवेन्यू काफी नीचे, यहाँ पर कॉस्ट इस लेवल में इक्विलिब्रियम दे रहा है एज पर द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो आप देखो सर, ये जो जोन है सर आपका लॉस जोन है, क्यों, बिकॉज इन दिस एरिया आपका मार्जिनल कॉस्ट भी हायर लेवल में है, एवरेज कॉस्ट भी हायर लेवल में है, तो आप बेसिकली लॉस जोन में चले जाते हो, बिकॉज आपका दोनों रेवेन्यू लाइन, एवरेज रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों नीचे है। इन सिंपल एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे है, और यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर था। तो जब रेवेन्यू हाई कॉस्ट लो, रेवेन्यू हाई कॉस्ट लो मतलब प्रॉफिट, और रेवेन्यू लो कॉस्ट हाई मतलब लॉस, सिंपल बात है। अब ग्राफिकली एक बार ड्रॉ करना, समझ में नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट दिन पूछना। और लॉन्ग रन में अगर कोई बिजनेस टिक गया, जस्ट परफेक्ट कंपटीशन का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट, परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस लॉन्ग रन में टिक जाए तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, बट मोनोपोली बिजनेस में अगर कोई लॉन्ग रन में टिक जाए तो सुपर प्रॉफिट करता है, जैसे कि गूगल, जैसे कि आयर रेलवेज, ठीक है। ये पता है आपको कैसे करना, ये ग्राफ आपको समझ में आ ही रहा है। दोनों रेवेन्यू लाइन के नीचे आपका, ये देखो, ये रेवेन्यू लाइन है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू लाइन आपका हायर लेवल में है और कॉस्ट लाइन इस जोन में, तो आपको पूरा प्रॉफिट बना के रखा।
पूरा प्रॉफिट बना के रखा। तो लॉन्ग रन में अगर बिजनेस टिक गया ना, कॉस्ट लाइन देखो, दोनों कॉस्ट लाइन बाहर है रेवेन्यू से, नीचे है, ठीक है, कॉस्ट ऊपर है, ये कॉस्ट लाइन देखो, ये कॉस्ट लाइन, और ये रहा इधर रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। सो आप ऑलवेज सुपर प्रॉफिट अचीव करेंगे। थोड़ा ड्रॉ करना सर, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा धीरे से और एक बार ड्रॉ करके दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मैं आपको बस एक बार बता दूं। सर 2 टॉपिक का डिटेल्स बाकी रह गया, एक रह गया, मैं सोचा था कंप्लीट करवा दूंगा, बट थोड़ा डिटेल्स एग्जांपल देने से थोड़ा समय लग जाता है। एक रह गया आपका मोनोपॉलिस्टिक और दूसरा रह गया ऑलिगोपॉली। लेकिन मैं इतना आपको बोल सकता हूँ सर, जिस तरह से आज आप लोगों ने पढ़ा ना, अगर आप सेम अप्रोच को यूज करके ऑलिगोपॉली एज वेल एज मोनोपॉलिस्टिक को गो थ्रू करते हो, ठीक है, मैं इसका लेक्चर भी आपको शेयर कर देता हूँ, एक बार करके रखो, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ने से और एक बार बताऊंगा। लेकिन गारंटी है कि अगर आपने आज का क्लास अच्छे से सुना है तो ऑलिगोपॉली और मोनोपॉलिस्टिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको लेक्चर्स भी देता हूँ और उसका नोट्स तो आपके पास है, अगर नहीं है तो मेरे से ले लो और गो थ्रू करो सर, ठीक है। आपको ऑलिगोपॉली और मोनोपॉलिस्टिक को भी आप कवर करके रख लो, फिर कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर पूछो सर, ठीक है। जरूरत पड़ने से मैं नेक्स्ट क्लास में और एक बार बता दूँ, ठीक है सर। आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।